हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? क्या मजे चल रहे हैं आप लोगों के, ये बताइए। जीवन में दुख है, खुशी है, दर्द है, क्या है? सर टुडे आई गॉट डोज ऑफ वैक्सीन। फर्स्ट डोज आपको लग गई, बहुत बढ़िया। अभी भी कुछ ऐसा है कि हमारी क्लास में कितने परसेंट, अब तो मेरे ख्याल से मोस्टली लोगों को वैक्सीन लग गई होगी। A person who is happy is not because everything is right in the life. He is happy because his attitude towards everything is right. Very good, very good. ठीक है, तो हम बताना कितने लोग को वैक्सीन लग गई, ट्रू और फॉल्स। मैं एक बार जानना चाहता हूँ हमारी क्लास में कितने बच्चे वैक्सीनेटेड हैं। एक भी लगी तो ट्रू मार्क कर देना। एक भी लगी है तो ट्रू मार्क कर देना। बहुत बढ़िया भाई, आप लोगों की जान की कीमत है, आपके लिए भी और देश के लिए भी। आप इंडिया की टॉप टॉप क्रीमी हैं। लगभग 75%, 74, 26, तो लगभग हर 4 में से 3 बच्चे वैक्सीनेटेड हैं। जो नहीं हुए हैं उनसे मैं मान के चल रहा हूँ वो प्रयास कर रहे होंगे, बट जैसे ही स्लॉट मिले इसके लिए थोड़े एक्टिव रहिए। लेकिन जैसे ही स्लॉट मिले सर वैक्सीनेट हो जाइए, है ना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको नहीं पता ये कैसे होगा, क्या होगा। अभी कोविड का कितने लोग को लग रहा है कि थर्ड वेव आएगी, कितनों को लग रहा है नहीं आएगी? अच्छा, आएगी 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 आएगी। अच्छा, इसके लिए भी पोल कर लो। चलो बताओ दोबारा। ट्रू मतलब आएगी, फॉल्स मतलब नहीं आएगी। ट्रू मतलब आएगी, फॉल्स मतलब नहीं आएगी। ओहो, काफी सारे लोगों का ऐसा मानना है कि आएगी, आ भी सकती है ना। या फिर वही बात है, आने ना आने की बात नहीं है, स्केल वो ना हो, बट आपको सेफ रहना है। और ये आने वाले 1-2 साल तक ये चलेगा मसला, तो अपने को सेफ रहना, वैक्सीनेट होना ही है। वही बात है। चलिए खैर, तो हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और हम बात कर रहे थे कल एड्रेसिंग मोड्स की। एड्रेसिंग मोड नहीं, पहले हम बात कर रहे थे फॉर्मेट की। आपको क्या लगता है? मतलब मेरे को भी लगता है कि वो जो सेकंड वेव वाला स्केल था वो तो शायद ना आए, भगवान करे ऐसा ना आए। लगता भी ऐसा ही है कि नहीं आएगा। लेकिन हाँ, कुछ कुछ जगह, थोड़ी थोड़ी जगह होता रहता है। फिर एक और बात है ना, स्केल से आपको क्या लेना है भाई? आपको हो गया तो, है ना, जिससे हुआ उससे पूछो, जिसके घर में कोई दिक्कत हो गई है उससे पूछो। वो ऐसा लॉस है जिसे भर नहीं सकते। तो फिर अब आप ये सोचे कि पूरे देश में नहीं आया बट आपको हुआ तो क्या होगा? तो आपको अपने आप को सेफ रखना है। मुझे नहीं पता, ये आप जैसे मैं बोल रहा था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोगों की लाइफ सिर्फ आपकी है क्या? नहीं भाई, बहुत लोगों का इन्वेस्टमेंट है उस पर। आपके इमीडिएट पेरेंट्स का, आपके फैमिली का, आपके समाज का, आपके शहर का, आपके कंट्री का, है ना। बहुत लोगों की हिस्सेदारी है उसमें। दूसरे सिर्फ आप अपने लिए खराब नहीं कर सकते। बहुत लोगों का बहुत उधार है आपके ऊपर जो चुकाना है आपको, नहीं है क्या? बताओ, बहुत लोगों को उधार है, कैसे चुकाएंगे बताइए? तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। काम करने के लिए आपको स्वस्थ रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे। कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे थे, उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। एड्रेसिंग मोड के हिसाब से देख रहे थे। यस यस यस, चलिए ये देखिए। ये पूछा दिसंबर 2018 में। गर्मा गर्म क्वेश्चन है, ध्यान से ऑब्जर्व करिए। जो डाउट, जो कंफ्यूजन है मुझे बताइए। मन है, हर हर दिन एक जैसा काम करेंगे तो बोरियत होती है। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। अब आज हमने ये बात की, वैक्सीनेशन की बात कर ली। मैंने आपको दोबारा एक बार याद दिला दिया कि भाई आप लोगों को वैक्सीनेशन हो जाना है।
अनअकैडमी से कॉल, रोज कॉल आता है यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। तो आप क्या यूपीएससी की वीडियो देखते थे क्या? भाई उनको कैसे लग रहा है कि ये पोटेंशियल कस्टमर है, एक बार देख लेते। कोई बात नहीं, उनको समझा दो, उनको समझा दो कि भाई ऑलरेडी हम प्लस सब्सक्राइबर हैं, एक सब्जेक्ट के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बस बात खत्म हो गई। भाई मेरे को भी कॉल आता, आपको क्या लगता है मेरे को कॉल नहीं आता? मेरे को भी कॉल आता है कि आप अनअकैडमी कॉमबैक दीजिए, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। ये देखो, अभी आप देखोगे तो तीसरे नंबर की कॉल किसकी है? तीसरे नंबर की कॉल देखना, पता नहीं नजर आ रही होगी क्या? ये देखो अनअकैडमी की है। मेरे को भी कॉल करता है, मैं कैसे समझाऊं? मैंने कहा भैया मैं पढ़ा रहा हूं खुद। बट आपको क्या समझना है, आपको क्या समझना है कि देखो ना लोग कितना एफर्ट कर रहे हैं, हमारी कंपनी कितने अच्छे से काम कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स और मार्केटिंग वाले भी अपना काम प्रॉपर कर रहे हैं। अब पापा जियो से मतलब ये पापा का जियो वाला नंबर है। बड़े चालू है बेटा, चलो। ओके ओके, तो इसको जरा मैं देख लेता हूँ क्या क्या नंबर आपने किए। 7% लोगों ने लिखा है ए, उसके बाद 5% ने बोला है बी, 81% ने बोला है सी, और 7% ने बोला है डी। यस, लेट मी गो वन बाय वन। सर फिजिक्स टीचर, अभी पहले क्वेश्चन कर लेता हूँ फिर आपकी बात पे आऊंगा। अ कंप्यूटर यूजेस अ मेमोरी यूनिट विद 256K वर्ड्स एंड 32 बिट ईच। एक मेमोरी है जिनका जो ओवरऑल साइज है वो कितना है? ओवरऑल साइज है 250K वर्ड्स, तो कितना हो गया भाई 2 की पावर में? 256 मतलब 2 की पावर 8, K मतलब वेरी गुड वेरी गुड। तो ओवरऑल हाउ मेनी लोकेशंस वी हैव? ओवरऑल वी हैव 2 raised to power 18 लोकेशंस। क्या ये बात समझ आ रही है सभी को? किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नाउ इट सेज दैट ईच लोकेशन इज 32 बिट। ठीक है, हालांकि एड्रेस से हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है, बस मुझे बता दीजिए। इसका मतलब है यस, जो आप लोग लिख रहे हैं एड्रेस जो होगा सर वो 18 बिट्स का होगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। एड्रेस विल बी ऑफ 18 बिट्स। आगे पढ़ता हूं। अब बाइनरी इंस्ट्रक्शन कोड इज स्टोर्ड इन वन वर्ड ऑफ द मेमोरी। एक वर्ड में स्टोर है, यानी कि चुपके से उसने आपको इंस्ट्रक्शन का लेंथ बता दिया। कितना लेंथ इंस्ट्रक्शन का? अभी एक वर्ड 32 का है, तो इंस्ट्रक्शन भी जनाब 32 बिट का हो गया। यस, आगे पढ़ता हूं। इंस्ट्रक्शन हैज 4 पार्ट, एन इनडायरेक्ट बिट, एन ऑपरेशनल कोड, a register code part to specify one of the 64 register and an address part। बहुत साधारण है, एक एक बात बता रहा है क्लियर कट। तो एक बिट बोला ना, एन इनडायरेक्ट बिट, शायद एक बिट रिजर्व है ये बताने के लिए कि शायद डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ऐसा कुछ। ऑपरेशनल कोड, ऑप कोड, ओके, इसके लिए भी स्पेस छोड़ देता हूं, इसकी शायद हमें जानकारी नहीं है। आगे देखते हैं। ऑप कोड लेट मी राइट एज इट इज। आगे देखते हैं। एक रजिस्टर स्पेसिफाई करना है 64 में से। कल भी लास्ट में मेरे से कोई बात कर रहा था, सर ये कैसे निकालते हैं? भाई वेरी गुड वेरी गुड। 68 में से अगर एक को ढूंढ निकालना है, 64 में से माफ कीजिएगा, तो कितना बिट चाहिए? 6 बिट चाहिए। यस, तो 6 बिट जो है वो रजिस्टर रेफरेंस में चले जाएंगे, और एड्रेस पार्ट तो आपको पता है 18 बिट्स किधर खर्चा होगा? एड्रेस में। अब अगर टोटल लेंथ 32 है और 1 बिट इधर गया, 6 बिट इधर गया, 1 बिट इधर गया, तो 18 प्लस 6 is 24 plus 1 25, 32 minus 25, it turned out to be 7। It turned out to be 7। Yes, आपसे पूछा है how many bits are there in the operational code? operational code में 7 है, तो ये B और C, B और D हो जाएंगे बाहर, and the register code में 6 है, तो ये भाई साहब भी बाहर होगा, एंड एड्रेस पार्ट। तो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज 7, 6, 18। बहुत ही साधारण, बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन था। अगर इस क्वेश्चन को आप गलत करते हैं तो उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए।
अगर आप सच्चे मन से प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे, हर इंपॉर्टेंट बात को छोड़ेंगे, तब कहीं जाके इतनी इंस्पिरेशन आपको मिलेगी कि उस क्वेश्चन को गलत कर सके। इजंट इट? खैर, जिसको कंफ्यूजन भी हुआ, जो क्वेश्चन पढ़ने में कहीं ना कहीं तकलीफ में था, अभी ऑब्जर्व करके मुझे बताओ बात समझ आ रही है क्या? यू अंडरस्टैंड इट? कैसे हमने रिजॉल्व किया? मेमोरी के अंडरस्टैंडिंग से 3 पता लगा, जो उसने बोला उसे रिजॉल्व। अच्छा, एक चीज और आप सीख रहे होंगे, 2-3 क्वेश्चन ने ट्राई कर लिए। इंस्ट्रक्शन का आमतौर पे कोई फिक्स फॉर्मेट है? नहीं। तो भाई क्वेश्चन में जो बोल दे, कोई बोलेगा 2 रजिस्टर है, कोई बोलेगा 4 रजिस्टर है, अब ये बोल रहा है 1 रजिस्टर है या एक ऑपकोड है, नई कहानी ले आया डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिट की, सिंगल एड्रेस दिया, जो इसकी इच्छा है उसे करने तो अपने को क्या है? इजंट इट? लेकिन उस बात को बस पूरी ईमानदारी से लिखना है, ऑब्जर्व करना है और कैलकुलेट करना है। डन मान लो इस क्वेश्चन को सर? यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो वही मैं आपको बोल रहा हूं, आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। अगली बार एग्जाम में क्या फॉर्मेट देगा ना आप जानते ना मैं जानता। इसकी कहानी सुनिए, इसका दर्द जानिए। अ कंप्यूटर कैन हैव इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स विद, नेट जून 2013 में सवाल पूछा गया था। ये तो भाई मजेदारी हो जाएगा, इसको अगर गलत किया तो लाइव झिंगा लाला। हाँ भाई लोग, क्या बात है? तो ठीक ठाक परसेंटेज है, यार बी में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन बी ही आंसर है। चलिए मैं पढ़ना शुरू करूं। अ कंप्यूटर कैन हैव इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट विद ओनली 1 एड्रेस एंड 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, ओनली 1 एड्रेस एंड 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, ओनली 1, 2 एंड 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, या 0 एड्रेस, 1 एड्रेस, 2 एड्रेस एंड 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। ये सोचते कैसे ऐसा सवाल? इजंट इट? ऐसा सवाल सोचने के लिए हिम्मत चाहिए सर, और उसको गलत करने के लिए तो एकदम शेर का जिगरा चाहिए। कैसे गलत करोगे भाई? अच्छा, ये मैं देखना चाहता हूँ इन लोगों से मुझे मेरी बात हो पाए। ऐसा कौन है मेरी क्लास में जिसका मानना है, देखिए गौर करिए बात पे, 1% लोग ऐसे जिनका मानना है 2 एड्रेस 3 एड्रेस हो सकता है, 1 नहीं हो सकता। 3% जिनका नाम 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। ओनली, ओनली क्यों देख रहे हो? मैं कल भी इस बात पर बोल रहा था। इवन इवन क्या यहां पर इसने ओनली शब्द का इस्तेमाल किया? मुझे बताओ। कायदे से अगर ये यहां भी ओनली लिख देगा तो सही होगा कि गलत होगा? गलत होगा भाई। हम क्यों बोल रहे हैं? क्या होगा? हमें पता है क्या दुनिया में कितने प्रोसेसर हैं? नहीं। हमें पता है कि वो कौन कौन से फॉर्मेट सपोर्ट करते हैं? नहीं। हमसे काहे ये बातें लिखवा रहे हो? इजंट इट? तो आप जो बोले वो हो सकता है। ठीक बात है, कोई बात नहीं। तो बहुत ही बेसिक बात थी। इसको जरा देखिए, ये भी साधारण ही है, उसी साल दिसंबर नेट में पूछ लिया गया है। इसको ऑब्जर्व करो। हाँ, हो सकता है कोई बोले जी मैंने 5 एड्रेस बनाया। भैया आपको मुबारक हो, हमें क्या पता किस चीज के लिए बनाया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजाइन क्राइटेरिया फॉर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट? इसमें से कौन कौन सा क्राइटेरिया है जो डिजाइनिंग करते वक्त आपको ध्यान में रखना है? ये सवाल पूछा है नेट दिसंबर 2013 में।
हाँ भाई, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजाइन क्राइटेरिया फॉर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट? द साइज ऑफ द इंस्ट्रक्शन 4% लोग बोल रहे हैं, उसके बाद नंबर ऑफ बिट्स इन द एड्रेस फील्ड 2% लोग, 3% लोग बोल रहे हैं द सफिशिएंट स्पेस इन द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, the sufficient bit in the instruction format to express all the operation desired, यानी कि बेसिकली ऑपकोड की लेंथ की बात कर रहा है, एंड ऑल ऑफ अबव। तो ऑब्वियसली आई थिंक ये सारी चीजें जब मिलके काम करेंगे तो ही आप पूरा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट डिसाइड कर सकते हैं, यस और नो? मुझे पता है इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है क्या? क्या सिर्फ इंस्ट्रक्शन के साइज से डिसाइड हो जाएगा? नहीं। क्या सिर्फ एड्रेस के लेंथ से पता लग जाएगा? नहीं। जब तक आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि कितने डिफरेंट इंस्ट्रक्शन आपको रन करने, ऑपकोड का लेंथ क्या, मैं कैसे फिगर आउट करूंगा? तो जब ये सारी बातें एक साथ मिलकर काम करेंगी तब शायद हम इस सिचुएशन में पहुंचेंगे कि हम इस क्वेश्चन को सही से आंसर कर पाए। क्या बात समझ आती है आपको? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार। ठीक है सर, अब इस टॉपिक पे जो आज तक सबसे देखने में तो कम से कम है ही है, जो सबसे खतरनाक क्वेश्चन पूछा ये आपके सामने अब लेके आना चाहूंगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018। क्या बात है, आपने तो मुझसे पहले मुझ पे भारी हमला कर दिया, बट फिर भी मैं एक टाइम दूंगा ताकि हर कोई इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली पढ़ सके, ऑब्जर्व कर सके, और फिर देख लेते हैं सर इसका क्या आंसर है। बहुत शानदार, वेरी गुड। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब आप लोग इस तरह से आंसर करते हैं। हाँ भाई, सर आप ऑफलाइन होम ट्यूशन दिया है कभी? नहीं, नहीं, बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है भाई। सर आपके अप्रोच स्टेप बाय स्टेप एक एक लाइन को पढ़कर किया, इजी सॉल्व हो गया। ग्रेट, ग्रेट। यही चीज बस समझनी है, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करते जाना है। ये क्वेश्चन गेट पूरी जिंदगी बहुत आराम से और बहुत मजे से निकलेगी आपकी। यार ये क्वेश्चन के बीच में याद दिलाते हो, वो टीचर्स अनअकैडमी को बदनाम क्यों कर रहे हैं? मैं इसके बाद जवाब देता हूँ, इसके बाद, इस क्वेश्चन के बाद फिर मुझे याद दिलाना। सर गुजरात शिफ्ट होने वाला है क्या? वो क्या मतलब? अच्छा मेरे से आप पूछ रहे शिफ्ट होने वाले हैं क्या? अभी थोड़ा सा मैं चीजों में उलझा हुआ हूँ। एक समय के बाद मैं, कुछ समय एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है, थोड़ी सी मैं खाना बदोश जिंदगी जीना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो क्लास आपकी मैं भारत में कहीं से भी ले सकता हूँ। तो कभी गुजरात, कभी महाराष्ट्र, कभी हिमाचल, ऐसे मैं भारत भ्रमण पे निकलूंगा सत्य की खोज में। बिल्कुल आऊंगा, शिमला भी आऊंगा। चलिए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद इस सब पर डिस्कशन करेंगे। नेपाल में तो हम ऑलरेडी हैं, नेपाल कैसे जाएंगे? रियाज कह रहे नेपाल, वी आर ऑलरेडी इन नेपाल, आपको नहीं पता है? इंडिया इज अ पार्ट ऑफ नेपाल।
किस तरह की बातें करते हो भाई, हम सब नेपाल में ही हैं। चलिए जरा पहले इस क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। ओके, अ प्रोसेसर हैज 16 इंटीजर रजिस्टर। बहुत प्यारे रजिस्टर हो तुम, तुम्हें मैंने यही पकड़ लिया। अगर तुम 16 रजिस्टर हो तो मुझे कितना बिट चाहिए? यही यही खत्म करते चलो इनको। वेरी गुड। अगर 16 रजिस्टर हैं सर तो 4 बिट चाहिए। भाई इसमें किसी को कंफ्यूजन हो यही टोक दो, बाद में दिक्कत होगी। 16 में से एक को ढूंढना, 4 बिट का एड्रेस चाहिए। यस और नो? यस, ओके ओके। नाउ अ 64 फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर, बहुत खूबसूरत। अच्छा, इंटीजर और फ्लोटिंग के लिए अलग अलग है। 64 रजिस्टर है फ्लोटिंग पॉइंट के लिए, वाह आप लोग कितने शानदार हैं। सही बात है, 6 बिट इसमें लग जाएगा। नाउ आगे लिखते हैं, इट यूजेस अ 2 बाइट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, तो इसका मतलब इंस्ट्रक्शन का जो लेंथ है जनाब वो कितना हो गया? 2 बाइट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का मतलब है द लेंथ ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज 16 बिट्स। बहुत खूबसूरत। अ 2 बाइट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। देयर आर 4 कैटेगरी ऑफ इंस्ट्रक्शन, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। टाइप 1 कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ 4 इंस्ट्रक्शन। लेट मी गो वन बाय वन। 4 कैटेगरी, इसको लिखते रहता हूँ वन बाय वन ना, ताकि बाद में कोई गड़बड़ घोटाला ना। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। Type 1 category consists of 4 instruction with each with 3 internal register operands. Okay, तो इसके पास जो है 4 इंस्ट्रक्शन है, तो मैं फिर मेरे को काम करना पड़ेगा। विद योर परमिशन मैं ये 4 बार बना लूं क्लैरिटी के लिए, है ना? ठीक है, और मैं यहाँ लिख लेता हूँ टाइप 1। और ये कह रहा है कि टाइप 1 में जो है जनाब 4 इंस्ट्रक्शन है, तो ऑपकोड का लेंथ बता दो यार, थोड़ी मदद करो मेरी। अगर 4 अलग अलग तरह की इंस्ट्रक्शन है टाइप 1 में, वेरी गुड, तो इतना तो आप लोग ट्रेंड है, ऑपकोड हो जाएगा 2 का, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कहता है ईच विथ 3 इंटीजर्स रजिस्टर ऑपरेंड्स। इंटीजर का जो रजिस्टर है उसका कितने का बिट है? 4 का। तो ये बात आपको समझ आती है? 4 4 4, ये मेरे को 3 बार लिखना पड़ेगा। यस, ओके ओके। तो अब इतनी बात हुई। अच्छा एक बात आप सोचेंगे, टोटल लेंथ 16 है ना? 4 4 4 कितना हुआ? 12। कितना बिट बचा बताओ भाई? 16 में से 12 गया तो 4 बचा, फिर 2 बिट का ऑपकोड, 2 बिट बचा। ये बच कैसे गया? कोई बता सकता है मुझे? कोई समझा सकता है? ये बात सही है? मतलब ये बात आप समझ पा रहे हैं ना? मैं इसको ऐसे बनाता हूं, 2 बिट खाली पड़ा है, ये बात समझ पा रहे हैं? ये खाली कैसे रह गया? मॉड बिट है। हाँ, तो मैं बस समझाने के लिए बोल रहा हूं भैया। अगर मैं ये चारों भर दूंगा, अगर मान लीजिए मैं बोल देता हूं कि टाइप 1 की 16 इंस्ट्रक्शन है, गौर करिएगा मेरी बात पे, मैं लिख देता हूं कि टाइप 1 की 16 इंस्ट्रक्शन है, तो बाकियों के लिए जगह बचेगी? 100% यही भर देगा भाई मेरा, या फिर बाकियों के लिए जगह कैसे बची? इजंट इट? तो ये कल लर्निंग आप ले चुके हो ना, बहुत खूबसूरत। बहुत, तो इसको लिमिटेड स्पेस दिया, 2 बिट खाली है। और वैसे भी आप कॉमन सेंस लगा पा रहे हो, 4 में से अगर ढूंढना है तो ऑब्वियसली 2 बिट का खर्चा तो उधर ही हो जाने वाला है। द कैटेगरी टाइप 2 कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ 8 इंस्ट्रक्शंस ईच विद 2 फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर ऑपरेंड्स। खूबसूरत। तो अगर 2 ऑपरेंड है तो 6 का खर्चा तो इधर हुआ, 6 इधर गया और 6 इधर गया। सही बात है? 6 का खर्चा इधर हुआ और 8 इंस्ट्रक्शन है, तो इनका भाई को ऑपकोड कितने का हुआ? ऑपकोड हुआ 3 का। ठीक है, तो 6 और 6 12, और 12 और 3 15। कितना बिट बचा? सिंगल बिट बचा। यानी कि भारी भरकम स्पेस किसको मिल गया है? एक अच्छा, वेरी गुड चिरंजीव। अब देखो, ये होती है टीचर के लिए खुशी की बात। कल कौन बालक था जो इस टॉपिक में अपशगुन फैला रहा था? मुझे याद दिलाओ, मेरी याददाश्त कमजोर है। यही था, चिरंजीवी था। लेकिन बिल्कुल सही लिख रहा है बालक। 1 बिट बचा तो इसका मतलब इसके पास कितना स्पेस है? 50% स्पेस इसके पास है। आगे देखेंगे। वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। आगे बढ़ता हूं। टाइप 3 कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ 14 इंस्ट्रक्शंस ईच विद 1 इंटीजर ऑपरेंड एंड 1 फ्लोटिंग ऑपरेंड। ओके, और कितना बोल रहा है इसके? कितना है? 14 इंस्ट्रक्शन है। ओके,
तो इंटीजर के लिए जनाब 4 लगेगा, फ्लोटिंग के लिए 6 लगेगा, और 12 इंस्ट्रक्शन करने का कायदा मुझे 14 का कायदा पता नहीं, 4 बिट का ऑपकोड लगेगा। 4 और 4 8 और 6 14 14, 2 बिट खाली रह गया, 2 बिट खाली रह गया। वेरी गुड, इसको भी लग रहा है। अब वैसे तो कॉमन सेंस है, चलो आगे देखेंगे भी कैसे आगे बढ़ेगा। टाइप 4 कंसिस्ट ऑफ n इंस्ट्रक्शन, n इंस्ट्रक्शंस उसके पास है, ओके, तो नंबर नहीं बता रहा। ईच विद फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर ऑपरेंड, फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर ऑपरेंड, ओके, तो फ्लोटिंग पॉइंट का एक ही है, तो इसका मतलब 6 चला गया। यस, और बचा हुआ स्पेस ये हमें नहीं बता रहा कितने, हमसे पूछ रहा है हम कितने अलग अलग इंस्ट्रक्शन सपोर्ट कर सकते हैं। सही बात है, तो आप मुझे बताएं यहां पर आपका फॉर्मूला काम आ जाएगा क्या? आ जाएगा क्या? भगवान, मैंने इक्वेशन ऐसे बनाई कि जगह नहीं छोड़ा, बट लेट मी से W X Y Z, जहां मैं गलती करूं मुझे बताइएगा। मुझे क्या लिखना चाहिए? मुझे लिखना चाहिए W इंटू, कहां लिखूं मैं, यहां अलग कलर से लिखता हूं ताकि आपको दिखे। यहां लिखता हूं W इंटू कितना स्पेस फिक्स्ड है, 2⁻12 प्लस, आगे बढ़ रहा हूं, उसके बाद x इंटू यहां कितना फिक्स्ड है, 6 और 6 12 और 3 15 इंटू 2⁻15 प्लस WXY इंटू इधर कितना फिक्स्ड है, 4 और 4 8 और 6 14 2⁻14 प्लस Z इंटू 2⁻6 इज इक्वल्स टू 2⁻16। क्या मैं ये इक्वेशन बना रहा हूं, क्या इसमें आपको कोई तकलीफ है सर? बस पूरा गेम यही है। ये इक्वेशन आप बना लिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद, इसकी बात सुनने के बाद, तो ये क्वेश्चन आपसे बच के कहीं जा नहीं सकता। ठीक है, इसमें W X और Y क्या तीनों की वैल्यू पता है आपको? हाँ पता है। तो W कितना है मुझे बताओ? W है 4, W है 4, तो 2⁻4 इंटू 2⁻12 ये हो जाएगा 2⁻14 प्लस, अगला बताइए X का वैल्यू क्या है? X का वैल्यू है 1, तो ये रह जाने वाला है, मैंने कहीं गलती लिख दिया क्या? कहां पे 14 होगा? अच्छा, यस यस यस, आई एम सॉरी, ये 2 भी हमारे पास ही है ना, आई एम सॉरी, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। तो 2 का तो ऑपकोड है ना? नहीं नहीं, 14 क्यों होगा? अब इसे छोड़ दो, देखो 14 नहीं होगा भाई, 14 नहीं होगा। 2 बिट का तो हम ऑपकोड मान के चल रहे हैं, ये 2 बिट है, छोड़ दो इसको। फिक्स पार्ट कितना ये बताओ? फिक्स पार्ट तो 12 का ही है ना, ये 12 ही रहेगा। अभी देखना आंसर ना मैच करे तो फिर देखेंगे ना, ये 12 ही रहेगा। यस, और फिर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा कि 4 इंस्ट्रक्शन इसके पास है, तो 2⁻12 इंटू 14 है 2⁻14 हो जाएगा। एक्स बताओ ये कितना होगा, 2⁻15। वाई पे कितना बोला इसने? वाई पे कितना बोला है? 14 बोला है ना, तो 14 इंटू 2⁻14, एम आई करेक्ट? 14 इंटू 2⁻14 प्लस z इंटू 2⁻6 इज इक्वल्स टू 2⁻16। एक काम करो, 1 मिनट के लिए रुक जाओगे, उसके बाद बहस कर लें। रुक जाओ थोड़ा सा, ठीक है? चलो पहले से देख ले आंसर हमारा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, वरना जैसा आप बोलोगे वैसे कर लूंगा। तो आप मुझे बताओ 2⁻16 से जब 2⁻15 जाएगा तो क्या बचेगा? 2⁻15 ही बचेगा। यस, अच्छा, उसके बाद 2⁻15 से जब 2⁻14 जाएगा तो क्या बचेगा? 2⁻14 बचेगा। तो 2⁻14 इधर हुआ, और उसके बाद ये हुआ 14 इंटू 2⁻14 प्लस z इंटू 2⁻6। कहां गड़बड़ कर दी यार? ये मैंने, एक सेकंड रुक जाओ, मैंने ऐसा क्यों लिखा?
टाइप 3 में क्या क्या डेटा है? 2 ही थे ना, ये 4 एक्स्ट्रा लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। तो ये 10 ही है, 4 और 6 10। बेटा मुझे पहले नहीं बताते हो, चलो अभी ठीक है। ओके, तो ये है z। अब ये 2 रेज टू पावर z की वैल्यू क्या हुई? z हो गया 2 रेज टू पावर 14 माइनस 14 इंटू 2 रेज टू पावर 10 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 6। यस, एक मिनट रुक जाओ जरा, मैं अपने हाथ से कैलकुलेट कर लूं। x में 12 होगा, एक मिनट रुक जाइए। अबे यार, ये मैंने वैल्यूज लिख दी है, सही बात है, ये 8 है, x की वैल्यू 8 है, कोई बात नहीं। तो मैंने क्या लिखा? मैंने यही तो लिखा, नहीं ये 8 लूंगा 2 रेज टू पावर 8। अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया 2 रेज टू पावर, लेकिन आंसर शायद सेम ही रहेगा। किस्मत देखिए मेरी, वैल्यू तो सेम ही रहेगा ना। ये 8 ये हो जाएगा 6 और 6 12, और ये 3 तो वैल्यू सेम ही रहेगी। 12 और 3 15 ही हो जाएगा ना, ठीक बात है। तो जरा मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ। 2 का पावर 14 जो है हो जाएगा 16,000 समथिंग। उससे अपने को माइनस करना है, क्या माइनस करना है? 14 इंटू माइनस करना है 14 इंटू 1024, ये आ जाएगा 2048, और उसको डिवाइड करना है 64 से, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 32। बिल्कुल हमारा आंसर मैच कर रहा है। तो यहाँ मैंने जब वो बस लिखा है उसमें मैंने थोड़ी बदतमीजी कर दी, उसके लिए आपसे क्षमा चाहूंगा। बाकी यहाँ पे वैल्यूज भी हमें पता है, फॉर्मेट भी हमें पता है, बस फॉर्मूले में वैल्यू रख के हमने आंसर निकाला है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर 32 ही आएगा। बताइए पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या? क्लैरिटी है सभी को? ये इतना स्पेस बच कैसे गया? बिकॉज आप देखोगे क्या टाइप 3 ने अपना स्पेस प्रॉपर्ली यूज किया? नहीं, उसने 14 ही बनाए, वहां हमारे जगह मिल गई थोड़ी सी, है ना, वहां से अपन स्पेस निकाल लिए। वेरी गुड ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब अपन चलते हैं, अगर अब मैं दूसरी बात आपसे करूंगा। हाँ, अब आप मुझे बताओ, आप क्या पूछ रहे थे? एक बात पूछ रहे थे, भूल गया मैं, क्या बात थी? टीचर का क्या? फिजिक्स टीचर, अच्छा अच्छा। देखो एक बात आप समझो, आप मुझे दुनिया में कोई एक ऐसा आदमी, कोई एक ऐसी औरत बता सकते हैं जिसका कोई, या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बता सकते हैं जिसका कोई आलोचक ना हो, जिसके विरोध में कोई ना हो? मेरी बात कर रहे हैं क्या रे आप? मैं दिखाऊं आपको, यूट्यूब पे जाओ, लोग गालियां देते हैं यार, गंदी गंदी गालियां। क्या तो तू पढ़ाना छोड़ दे, तेरी वजह से बैक लग गई मेरी। तो मैंने कहा भाई मेरी क्या गलती, मैंने क्या कर दिया ऐसा? आप समझ रहे हैं? जी हाँ, पेल पेल के गालियां मिलती है। क्या बात कर रहे हो आप किसी वीडियो को चेक कर लो जाके। यस, तूने सब्जेक्ट पूरा नहीं किया, बच्चों के साथ खिलवाड़, ये वो पता नहीं क्या क्या कहानी है। तो उस चीज को छोड़ दीजिए, है ना। दूसरी बात यह है कि हर आदमी को अपनी विचार रखने का अधिकार है, और वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, अच्छा या बुरा, कोई भी काम करेगा। पहले तो एक बात समझिए, किसी और पे उंगली उठाने से पहले हम ये सोच लें, हम जो काम करते हैं सुबह से शाम तक, क्या हम कोई गलती नहीं करते? क्या करते हैं सर? हर कोई गलती करता है ना। लेकिन अच्छा आइडिया वो है कि उस गलती को हम समझे और आगे बढ़े। ऑब्वियसली अगर कोई काम कर रहा है या कोई किसी चीज पे क्रिटिसिज्म कर रहा है, उसका अपना मानना है, हर आदमी को अपना विचार रखने का अधिकार है।
मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा, आप ये डिसाइड करें आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, बस इतनी सी बात है। बात समझ रहे कि नहीं? ये फिर वो ये सारा एग्जाम्पल वहां अच्छा बैठता, कौवा कान ले गया। आप देख लो आपके कान सही सलामत हैं, आपको जिस कॉस्ट में अनअकैडमी जो प्रोडक्ट दे रहा है ना, अब मुझे पता नहीं, कभी कभी होता है जब चीज सामने होती है तो समझ नहीं आता है ना, ये एहसान तो नहीं बोलूंगा बट किस्मत है आप लोगों की, ये किस्मत है आप लोग, विश्वास मानिएगा, वरना बेटा दर दर की ठोकरें खाते। और ये आप पे भी लागू होता, मेरे पे, मैं अपने ऊपर ही बात कर रहा हूँ, ये आप पे भी लागू होता मेरे पे। मेरे पास तो चलो फिर भी ऑनलाइन माध्यम है, लेकिन कितनी तरह से काम करेंगे, कितनी चीजें करेंगे। ये जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है आज से 2 साल पहले तक इंडिया के कुछ 2-4 शहरों तक सीमित था, कुछ ही लोगों के पास वो आर्थिक व्यवस्थाएं थी कि उस जगह आ पाए, कमरा ले पाए, रह पाए, वो खर्चा उठा पाए और 1-1 लाख रुपए की फीस भरे। ये सच्चाई है। उसके बाद जो जो बोल रहा बोलता रहे सर, जहां तक फिजिक्स की बात है या मैथमेटिक्स या जो भी है, आपको नहीं पता ये 12वीं के बाद जो कोचिंग उसमें कितना फीस लगता है, कोटा तो कौन ही जा सकता है, 1-1 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए लगते थे भाई कोचिंग के, यहाँ 10-10 हजार रुपए में सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। तो आलोचना करने वाले तो करते रहेंगे, मैं कोई बात गलत बोल रहा हूं तो मुझे बताइए। मैं नहीं बोल रहा कि हम हर काम परफेक्ट कर रहे हैं, यस, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि हम कोशिश कर रहे हैं, और ये कोशिश जो है सर बहुत शानदार कोशिश है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं हम। स्विगी पे बैठ के समोसा नहीं बेच रहे हैं, हम आपके करियर के काम कर रहे हैं। इस बात का एहसास है हमें, आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो बाकी मैं क्या बोलता हूं, आप सारा छोड़ दीजिए। क्या मेरी क्लास में जो 100% बच्चा मुझसे सेटिस्फाइड है क्या? मुझे बताओ, नहीं है, होगा भी नहीं, हो भी नहीं सकता। सर ये वो देश है जहां लोग भगवान को गाली दे देते हैं? नहीं, बताओ, तो भगवान से सेटिस्फाइड नहीं है, आप सर मुझसे कैसे होंगे भाई? इस देश में कितने % लोग वोटिंग करते हैं मुझे बताओ, कितने % लोग वोट डालते हैं? मेरे ख्याल से ऑन एन एवरेज 60 to 70 रहता है, मैं 65 मान लेता हूं, जहां तक आजकल मैं न्यूज में सुनता हूं 60, 62, 64, 65% वोट होता है। यस, अच्छा, उसमें जो पार्टी, जहां तक मुझे आइडिया है, जो पार्टी 40-42% वोट ले जाती है ना, वो जीत जाती है इलेक्शन। तो जरा इसका कैलकुलेशन करो, 60.65 मल्टीप्लाई बाय 0.42, यानी कि 100 में से 27-28 लोग जिसे कह रहे हैं वो प्रधानमंत्री बनता है देश का। समझ रहे हो बात? 100 में से 28 लोग जिसको बोल रहे हैं वो देश का प्रधानमंत्री बनता है। फिर बाकी के अब सुबीर बताएगा आपको, बाकी के कितने बच गए? 72% लोग नहीं मान रहे, फिर भी वो देश चला रहा है। आप समझ रहे हो कि नहीं? यू कांट सेटिस्फाई एवरीवन। आप अपना काम करते जाइए, लोग अपना अपना पॉइंट रखते जाएंगे, और हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। और YouTube पे तो आपको पता नहीं क्या क्या मिलेगा। चलिए, My 25 years wasted in an offline coaching before joining an academy during COVID। और मैं एक और बात आपको बताऊं, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि जो बेचारे कोचिंग चला रहे थे उनकी अपनी समस्याएं नहीं थी, या वो पैसे लेके भाग गया होगा आपका। बताओ कैसे चलाएगा? कोविड है, कोचिंग का किराया, AC लगा रखे हैं, बिजली का खर्चा, स्टाफ है। ये जो कोचिंग में, ये कोई बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है, मैं आपको बताऊं, भारी खर्चे होते हैं इसमें भी, मार्केटिंग भी करनी है, बच्चों को मटेरियल देना है, टीचर को लेके आना है, बहुत काम है यार। यहाँ पर अब टेक्नोलॉजी का माध्यम ऐसा है कि ये चीजें सरलता से मैनेज हो जाती है। चलिए खैर, अब अभी मैं आपको बताऊं, मेरा एक फ्रेंड है, उसकी वाइफ है, उसने यहाँ CA की कोचिंग होती है दिल्ली में, क्या बोलते हैं इस जगह को, लक्ष्मी नगर के आसपास, अगर आपको आइडिया हो। नहीं, एक और दोस्त है, तो उसकी वाइफ ने कोचिंग ज्वाइन की, CA की कोचिंग होती है वहां पे, कॉमर्स साइड वाले सब बच्चे वहीं रहते हैं। दिल्ली में क्या एरिया फिक्स्ड है, अगर आप ईस्ट दिल्ली में जाएंगे तो कॉमर्स वाले मिलेंगे, वेस्ट में जाएंगे तो UPSC वाले मिलेंगे, साउथ दिल्ली में गेट वाले इंजीनियरिंग स्टूडेंट मिलेंगे, नॉर्थ में जाओगे तो ये SSC, बैंक PO, ये सब मिलेगा। यस, तो कोचिंग वाला कह रहा है कि सर मेरे पास पैसे नहीं है वापस करने के लिए, ना ही मैं पढ़ा सकता, आपको बहुत चाहिए, मेरा फर्नीचर उठा के ले जाओ। अब बताओ, इससे ज्यादा कोई क्या कह सकता है? कह रहा सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बर्बाद हो गया हूं।
कोचिंग तो लगभग लगभग खत्म ही है। आप मुझे जेल में डालना चाहे जेल में डाल दे, बाकी सीट बेंच रखी हुई है, बोर्ड टंगा हुआ है, ये उतार के ले जाना चाहिए, ये उतार ले। इससे ज्यादा क्या करोगे बताओ आप? क्या जान लोगे उसकी? ये है, तो वो छोड़ दीजिए। अच्छा, फिर वही पॉइंट है, क्या हर किसी की विचारधारा हर किसी मिले जरूरी? आपकी विचारधारा एकेडमी से नहीं मिल रही, आप करें अपना काम, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्रिटिसाइज करने से बेटर है अपने कंटेंट पे काम करें। मेरा ऐसा मानना है, किसी की आलोचना क्यों करना है अपने को? और जब भी आप क्रिटिसाइज करते हैं ना किसी और को, बेफालतू में उसको आप और पब्लिसिटी दे देते हैं। अभी किसी का मन होगा कि नहीं होगा, वो बोल रहा है अच्छा नहीं, फिर आदमी जाके जरूर देखेगा कि क्या क्या है भाई, हम भी देखें क्या चक्कर है। ये नहीं देखते आप मूवी वाले जानबूझ के कंट्रोवर्सी करते हैं कि इसमें ये डायलॉग बोल दिया, इस पे बैन लगाओ। आपको पता है ये टीवी पे 10 मिनट का 10 सेकंड का एड चलाने का कितना पैसा होता है ना? बहुत महंगा है पब्लिसिटी। और आप हल्की सी कंट्रोवर्सी कर दो, हर अखबार के पहले पेज पे आप, मजा ही आ गया। ये तो एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो खराब हो। आपको आई तो मिला, आपको ध्यान तो मिला किसी का, नहीं? चलिए खैर, तो हम दोबारा मुद्दे वापस आते हैं और अब मैं शुरू कर सकता हूँ। ये कहानी समझ गए आप? तो हर कोई अपनी बात कह रहा है, आपको टेंशन ले रहा है। आप ये देखो आपके साथ जस्टिफिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, बात खत्म हो गई। नहीं, मैं देखिए, मैं ये बात हमेशा बोलता हूँ, एक बार जब आप सब्सक्राइब कर लेते हो ना, तो मैं मार्केटिंग मतलब अनअकैडमी वाली मार्केटिंग में कभी नहीं कर रहा होता आपसे। आपको जो अच्छा लगे वो करो, जो अच्छा नहीं लगे ना करो, बात खत्म। ये रियलिटी है। लोग पता नहीं क्यों छोटी छोटी बातों के मसले बना रहे होते हैं। आधे तो लूजर एक्सक्यूज है, हो कुछ रहा नहीं है, बस इसकी बुराई कर दें, ये इसने ये किया, उसने वो किया। मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा, ऐसे लोगों के वीडियोस के मैं लिंक सेव करके रखता हूं। जब मुझे उदास होता हूं, बोर होता हूं, तब मैं ये सुनता हूं। एक मैडम है, मैं अब पता नहीं लिंक मिलेगा नहीं मिलेगा, ढूंढ के मिलेगा, मैं आपको दूंगा। वो कहती है, संदीप माहेश्वरी का नाम सुना है आपने? कह रहे ये सबसे बड़ा फ्रॉड है, सबसे बड़ा झूठा है, ये अपनी यूट्यूब ये अपनी यूट्यूब की वीडियो के ऊपर ऐड नहीं चलाता है और सारा रेवेन्यू पता नहीं कौन सी विदेशी कंपनी को दे देता है। इससे अच्छा तो इसको ऐड चलाना चाहिए और फिर उससे जो पैसा है उसको अनाथ आश्रम के बच्चों को देना चाहिए। मैं इसका विरोध। मैं, तू पागल है क्या यार? भाई तेरा चैनल है? नहीं है, उसका चैनल है, उसने बनाया, उसकी मर्जी, वो ऐड चलाए ना चलाए, वो पैसा कमाए ना कमाए। जो वो पैसा कमाता है उसको वो आग लगाए, वो नाली में फेंक दे, उससे वो बंगला खरीदे, आइसक्रीम खरीदे, गरीब बांटो, उसका फैसला है ना। तुम कौन हो बे? बस आधे लोगों को यही पॉइंट नहीं समझ आता। वही हमारे सुबीर वाली बात, अंबानी ने इतना बड़ा घर बना लिया। अबे कमाया, बना लिया, तू कौन है? फिर उसका मन है, वो दान करे ना करे, तुम कौन हो भाई? उसने घर बनाया, उसने सरकार को टैक्स दिया, जीएसटी भरा, सारे काम किए, उसका मन है, जो वो खर्च अपने पैसे का जो चाहे करना चाहे करे। कोई एहसान है क्या उस पे किसी का? बस वही पाकिस्तान का कहना, जी हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, दुनिया के सारे देश हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, किसी पे काम नहीं हो। अमेरिका पे और कोई काम नहीं है, यूरोप पे काम नहीं, सब मिलकर तुम्हारे खिलाफ साजिश करेंगे। हो कौन बे तुम कर लो ना, सब ये हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, खुद कुछ करना नहीं, लूजर। चलिए, अब आपने सुन लिया, मुझे भी खैर अच्छा लग रहा है बोल के, बट अब आ जाते हैं एड्रेसिंग मोड्स पे। ठीक है, अब एड्रेसिंग मोड की चर्चा बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या यहाँ पर आपको ये जो हमने पार्ट अभी सॉल्व किया इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट वाला, उससे ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं? तो एड्रेसिंग मोड रिलेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छोड़ दो भाई, ये सुनने में अच्छा लग रहा है आपको, बट चलो खैर थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए, बट अपना जो पढ़ाई वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैं क्या लिखता हूँ, it specifies the different ways possible in which reference to the operand can be made। इंस्ट्रक्शन के लिए या किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए आपको ऑपरेटर चाहिए और ऑपरेंड चाहिए, सही बात है क्या? आपको ऑपरेटर चाहिए और ऑपरेंड चाहिए, यस। अभी ऑपरेटर तो कौन दे रहा है? ऑप कोड दे रहा है, यस और नो? यस। वो आपको बताएगा
कि प्लस करने का, डिवाइड करने का, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी करने का है वो ऑपकोड बताएगा। यस, रेफरेंसेस मैं आपको बता चुका हूं। मान लीजिए 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है तो 3 रेफरेंसेस यहां पर है, ये इलाके आपको बताएंगे कि डेटा ऑपरेंड किसके ऊपर ऑपरेशन करना है। बट अब यहां पर मैं अब लिख देता हूं इस बात को, लेट मी से मोड। मोड आपको क्या बताएगा? मोड आपको सर बताएगा क्या क्या क्या, बताओ, कि ऑपरेशन कैसे करना। नहीं 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 नहीं, मोड आपको बताएगा कि ऑपरेंड मिलेगा कैसे, ऑपरेंड को कैसे रेफरेंस करने का, ऑपरेंड कैसे मिलेगा, ये मोड बताएगा। क्या बात समझ आती है? यस। और अभी आप आगे जाके सीखेंगे, समय के साथ हमने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए, हर किसी का कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। क्या हमारे पास बहुत सारे मॉड होते हैं? हाँ। अच्छा, उमेश पूछ रहे हैं कैसे बताएगा। अच्छा बताओ, ऑपकोड कैसे बताता है भाई? उमेश सर पूछ रहे कैसे बताएगा, या जैसे ऑपकोड में, हाँ बिट से बताएगा। जैसे ऑपकोड में अलग अलग कॉम्बिनेशन हम अलग अलग ऑपरेटर को एसोसिएट करते हैं, उसी तरह मॉड में हम अलग अलग कॉम्बिनेशन अलग अलग मॉड्स को देते हैं। इसका मतलब ऐसे करना है, इसका मतलब इनडायरेक्ट है, इसका मतलब डायरेक्ट है, लाइक दिस। यस, तो मैं यहाँ पर एक पहले 2-3 टर्मिनोलॉजी क्लियर कर देता हूं, बाद में परेशानी होगी वरना। एक टर्म है, यस, एक टर्म है इफेक्टिव एड्रेस। बोलो दोबारा, क्या टर्म है? इफेक्टिव एड्रेस। इसका मतलब क्या है, या कभी कभी इसको हम एब्सोल्यूट एड्रेस भी बोलते हैं। इफेक्टिव एड्रेस और एब्सोल्यूट एड्रेस, इट इज द फाइनल एड्रेस ऑफ द लोकेशन वेयर द ऑपरेंड इज स्टोर्ड। तो बेसिकली अगर मैं आपसे बोलूं, अगर ये मेरा मेमोरी है और यहां पर मेरा ऑपरेंड बैठा हुआ है, यस, तो इसका जो एड्रेस होगा उसको मैं इफेक्टिव एड्रेस या एब्सोल्यूट एड्रेस बोलूंगा। क्या ये बात पूरे टॉपिक में सेम रहेगी? तो अगर मैं कहीं भी, ये मैं पहले पेज पे लिख रहा हूं इस लाइन को, मैं कहीं भी शब्द का इस्तेमाल करूंगा इफेक्टिव एड्रेस, इफेक्टिव एड्रेस, तो मान लीजिएगा इफेक्टिव एड्रेस मतलब ये वो एड्रेस है, ये वो एड्रेस है जहां पर आपको ऑपरेंड मिलने वाला है। सही बात है? वेरी गुड, वेरी गुड। अब यहां पर मैं एक सेग्रीगेशन कर रहा हूं, टाइप बता रहा हूं। कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव एड्रेस कैन बी डन इन 2 वेज। एक है नॉन कंप्यूटेबल एड्रेसिंग, दूसरा है कंप्यूटेबल एड्रेसिंग। इस बात का क्या मतलब है? कुछ केसेस तो ऐसे हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपको एड्रेस चाहिए और मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं कि एक काम करो, यहां से जाओ काली पहाड़ी के पीछे और वहां पर पुराने पत्थर के नीचे आपको एक पर्ची मिलेगी, उस पर्ची के ऊपर लिखा हुआ खजाना कहाँ है। तो ये कौन सी एड्रेसिंग हुई, कंप्यूटेबल या नॉन कंप्यूटेबल? काली पहाड़ी के पीछे जाने का, वहां एक पत्थर है, उस पत्थर को हटाने का, वहां से पर्ची मिलेगी, पर्ची पे लिखा है एब्सोल्यूट एड्रेस, इफेक्टिव एड्रेस, पर्ची पे लिखा है कहां जाना है। ये नॉन कंप्यूटेबल है ना, क्योंकि आपने एड्रेस बताया ना सीधे, या एटलीस्ट एड्रेस का एड्रेस बनाया। कोई प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कोई कैलकुलेशन करनी पड़ी क्या? नहीं नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। लेकिन अगर एड्रेस कुछ ऐसे हो कि मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं कि एक काम करो, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जाओ, वहां पे सीट नंबर 15 के नीचे देखना एक पर्ची मिलेगी, उस पे जो नंबर लिखा होगा उस नंबर को 15 से ऐड करना, फिर जो नंबर आएगा उस कुर्सी के नीचे खजाने का बैग है। अब बताओ ये कौन सी एड्रेसिंग हुई? ये हुई कंप्यूटेबल एड्रेसिंग। जहां, अच्छा मैंने लिखा भी तो है, कितना अच्छा आदमी मैं हूं, मैंने लिखा है इट इन्वॉल्व्स अरिथमेटिक्स। जहां कुछ प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़े, वो क्यों करना पड़ेगा, उसका क्या फायदा होगा, वो आगे जाके हम देखेंगे, बट उसको हम बोलेंगे कंप्यूटेबल एड्रेसिंग करना। क्या बात समझ आती है? यस। बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड सुबीर कह रहा है, इसमें अभी हम नहीं घुसेंगे वरना ये जानबूझ के इस तरह के शगुफे छोड़ता है ताकि पूरी क्लास का ध्यान भटके, मेरा ध्यान भटके और मजा आए सबको। चलिए तो शुरुआत करता हूं। जी जी जी, आप लोगों से जमानत लेके शुरुआत करता हूं और सबसे पहला एड्रेसिंग मोड पे आपको लेके, अच्छा एक सेकंड रुके, जल्दी शुरुआत करी। कौन सा एड्रेसिंग मोड अच्छा है, कौन सा एड्रेसिंग मोड खराब है, कैसे डिसाइड करेंगे मुझे बताइए? कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए कि नहीं? हाँ,
कौन सा एल्गोरिथम अच्छा है, कौन सा एल्गोरिथम अच्छा नहीं है, कैसे डिसाइड करते हैं? टाइम से डिसाइड करते हैं, स्पेस से डिसाइड करते हैं, इजंट इट? कौन सी मूवी अच्छी है, कौन सी मूवी अच्छी नहीं है, कैसे डिसाइड करते हैं बताइए? रिव्यूज देखते हैं, और रिव्यूज देखते भी फिर आपके भी तो अपने रिव्यूज बनते हैं। देखो ऐसा तो अपन नहीं बोल सकते ना कि एक्शन मूवी है तो अच्छी होगी, या इमोशनल लव मूवी है तो अच्छी होगी, या साइंस फिक्शन है तो अच्छी होगी या खराब होगी। बेसिकली पॉइंट इतना है कि पॉइंट ये है कि अब मुझे तो ऐसा ही लगता है कि आपके ऊपर उस मूवी ने कोई इम्पैक्ट छोड़ा कि नहीं छोड़ा, इजंट इट? आप कुछ सीख के बाहर आए कि नहीं आए? तो आप अगर कुछ सीख के बाहर आए तो इसका मतलब कुछ फायदा हुआ, वरना आपकी जिंदगी के 2.5-3 घंटे बर्बाद हो गए। ये रियलिटी है, इजंट इट? फिर चाहे उसने फिक्शन की बात की, रियलिटी की बात की, कुछ भी। मुझे तो आजकल ये प्रॉब्लम है 80 to 90, मुझे पता नहीं मैंने आखिरी बार कोई नई मूवी कब देखी होगी, शायद हो सकता है 2-3 साल हो गए हैं, क्वाइट पॉसिबल। 3 घंटे बैठना और कोई ये सोचना, मेरा मन ही नहीं करता, फ्रस्ट्रेट कर देते हैं, और फिर बाद में कुछ ऐसा होता है कहते हैं यार क्या किया, इससे पता नहीं हम ये कर लेते हैं, है ना? उससे अच्छा था आप यूट्यूब की वीडियो देख लो। लास्ट नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने लास्ट मूवी मुझे याद नहीं, मैं थिएटर में देख के आऊंगा कभी, अगर वो ऐसा है कि मूवी नहीं, फैमिली आउटिंग हो रही है तो जा रहे हैं। मुझे याद नहीं मैं लास्ट मूवी कौन सी, मैं शायद ये देख के आया था, ये जो थी ना T2 के मीटू की कीटू की पीटू, ऐसा कुछ नाम है, पूरा मैं भूल जाता हूँ, ऐसा कुछ था, कुछ T2 के बिट्टू की पिंटू, ऐसा कुछ है ना, सोनू के T2 की स्वीटी, हाँ शायद ये मूवी मैंने देखी है लास्ट, बट मेरे को ठीक ठाक लगी थी, मेरे को ठीक लगी। फिर वही बात है, अपन हर मूवी में देखने जा रहे हैं, क्या वहां पे डिजकास्टर एल्गोरिथम पढ़ाने वाला था? मजा लेने जा रहे हो, मजा लेके आ जाओ। अगर कोई मूवी मजा भी दे रही है तो भी ठीक है। क्या तो सलमान खान ऐसे कैसे कूद गया, मैं यार मजा लेने का, इजंट इट? हम कोई फिजिक्स का लेक्चर थोड़ी पढ़ रहे हैं। चलिए, तो अब मैं आपसे बात कर रहा हूं वो कौन से क्राइटेरिया हैं जिनके ऊपर हम एड्रेसिंग मोड जज कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट एड्रेसिंग मोड जो है सर, वो है इट शुड बी फास्ट। फास्ट होना चाहिए, यस और नो। ये तो मतलब टाइम तो हर जगह सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। अगर एड्रेसिंग मोड ही स्लो हुआ तो फिर उसको करने का, ऑब्जर्व करने का, बनाने का कुछ फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं है सर, वेस्ट ऑफ टाइम है। तो इट शुड बी वेरी वेरी फास्ट। सेकेंड, ये तो मेरे ख्याल से हम कल की क्लास में भी ऑब्जर्व कर चुके हैं, जो लेंथ ऑफ द इंस्ट्रक्शन है, इट शुड बी लार्ज और स्मॉल। तो लेंथ ऑफ द इंस्ट्रक्शन शुड बी स्मॉल, वरना तो होगा ये कि अच्छा खासा स्पेस हमारा वेस्ट हो जाना है। तो इंस्ट्रक्शन का लेंथ कम होना चाहिए। दे शुड सपोर्ट पॉइंटर्स। और पॉइंटर एक इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्ट है। अगर कोई एड्रेसिंग फॉर्मेट अपने सिस्टम में बोल दे मैं पॉइंटर सपोर्ट ही नहीं करूंगा, तो आधे से ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेचारी वहां पर हैंडीकैप महसूस करेंगी, इजंट इट? बात ये नहीं कि कोई इस्तेमाल करना चाहता है कि नहीं, बात ये आपके पास ऑप्शन तो होना चाहिए, इजंट इट? हाँ, अब आप लाइक एक आइडिया, ये आप जाते हैं बेकरी पे कि भाई केक दे दो, कि सर एगलेस नहीं है। भाई अगर एगलेस होगा तो हो सकता है जो एग खाता वो भी खा ले, लेकिन अगर सारे में एग होगा तो एगलेस वाला कस्टमर तो गया ही गया ना, इजंट इट? तो भाई अगर तुझे एक ही रखना है तो कम से कम एगलेस रख, ताकि दोनों पार्टी कंज्यूम कर सके। बट खैर, सबके अपने अलग अलग आइडियाज हैं, हो सकता है कॉस्ट में डिफरेंस होता है, मुझे नहीं पता। बट यस, पॉइंटर इंपॉर्टेंट है। दे शुड सपोर्ट लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स एंड इंडेक्सिंग ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स। तो ये बात ठीक है। लूप्स वगैरह के लिए क्या स्पेशल कंस्ट्रक्ट होने चाहिए? क्योंकि ये बात हम पहले भी ऑब्जर्व कर चुके हैं, क्या किसी भी लैंग्वेज में, किसी प्रोग्राम में लूप्स आपको बहुत बार मिलेंगे? जी हाँ। एरेज है, उसके बाद टेबल्स है, लिंक लिस्ट है, इंडेक्सेस बार बार एक्सेस करना, पहले 0 चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, इस तरह से कहानी बढ़ेगी। प्रोग्राम रिलोकेशन, बार बार स्वैपिंग होगी। ये सब फीचर्स आपको सपोर्ट करने पड़ेंगे, तब कहीं जाके कोई कंफर्टेबल फील करेगा आपके इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के साथ। तो इनको हम बोल सकते हैं एक तरीके से कि ये क्राइटेरियाज हैं जिनका आपको ध्यान देना चाहिए
अपने सिस्टम का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एड्रेसिंग मोड सेट करने से पहले। यस, फाइनाइट ऑटोमेटा ऑल्सो। किस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं? डीएफए, फाइनाइट ऑटोमेटा, क्या एग्जांपल आप दे रहे थे? लूपिंग का। आपकी भावनाओं की कदर करते हुए मैं मान लूंगा चलो ठीक है, पर ये कुछ बैठा नहीं सही। अभी अपन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। यस, कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, आपने कोशिश की उस आइडिया को एटलीस्ट समझा। ठीक है, आगे ऑब्जर्व करते हैं। और अब मैं फाइनली चलता हूं पहले एड्रेसिंग मोड की तरफ, जिसका नाम है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इसका नाम ही शायद इसका काम भी बताता है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। दरअसल यहां पर हम एड्रेसिंग करते भी हैं कि नहीं करते? टॉकिंग अबाउट इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, यहां पर हम एड्रेसिंग करते भी नहीं करते? ये देखिए क्या मैं लिखता हूं। यस, इट मीन्स द ऑपरेंड इज इटसेल्फ द पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। ये लो, ऑपरेंड जो है वो इंस्ट्रक्शन का ही पार्ट है। यानी कि मान लीजिए कि क्या एग्जांपल आपको दूं, ये ऑप कोड है ना, और उसके बाद ये एड्रेस हुआ, एड्रेस 1 हुआ, एड्रेस 2 हुआ, तो यहां पर मैं एड्रेस दे रहा हूं या जो ऑपरेंड है डायरेक्ट वही रख दे रहा हूं। सर अगर इंस्ट्रक्शन जावा से किया हो तो पॉइंटर कैसे सपोर्ट करेगा? अगेन मैंने इस बात को बोला, दोबारा बोलता हूं। क्या मैं ये बोल रहा हूं कि मैं जबरदस्त पॉइंटर लगाऊंगा, जबरदस्ती लगाऊंगा? नहीं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि आप ऐसा प्रोसेसर बनाना चाहते हैं जो पॉइंटर रन करना ही ना जानता हो? ये सवाल था मेरा। नहीं, प्रोसेसर को तो पॉइंटर सपोर्ट करने दो, जिसका मन है वो इस्तेमाल करे, जिसका मन है वो इस्तेमाल ना करे। Isn't it? हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? तो मैं बोल रहा हूं सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में इट शुड बी देयर एज एन ऑप्शन। यस। अच्छा, तो यहां पर CPU inherently know where the operand is? No, CPU doesn't know, इंस्ट्रक्शन बता रहा है उसको। CPU को पहले से क्या पता है? एक सेकेंड, क्या इमीडिएट का मतलब ये कि किसी फिक्स लोकेशन पे रखा हुआ? नहीं सर, उस इंस्ट्रक्शन के अंदर ही है। जब मैं जाऊंगा उस इंस्ट्रक्शन को पहले मैंने फेच किया, फिर मैं डिकोड किया, डिकोड करूंगा, जब मैं मॉड को पढ़ूंगा तो ये पैटर्न मॉड मुझे बताएगा कि इस इंस्ट्रक्शन के अंदर ही जो अगली 10 बिट या अगली 12 बिट है वो मेरा ऑपरेंड है। ये बात समझ आती है क्या? बताएं। अच्छा, मेरा एक दोस्त था, उसका नाम था गौरव। क्या नाम था उसका? नाम था गौरव। तो बीटेक की बात है, उसकी एक गर्लफ्रेंड थी और उसने उसको कुछ गिफ्ट भेजा, मुझे नहीं पता क्या भेजा, बट उसने उसको कुछ गिफ्ट भेजा। कोई बात नहीं, गिफ्ट आप पता नहीं उसका बर्थडे था क्या था, जो भी था, खैर गिफ्ट आ गया, सब कुछ मामला सेटल हो गया, कोई बात नहीं। उसका 1 दिन गया, 2 दिन गया, 4 दिन गया, 10 दिन गया। 10 दिन के बाद उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि और गिफ्ट मिला तुम्हें? कहता मिला। क्या मिला? जो भी रहा होगा, बुक रहा होगा या मुझे नहीं पता क्या क्या रहा होगा, ग्लास रहा होगा या कप रहा होगा, जो भी रहा होगा। कहते उसमें तुमको और भी कुछ मिला? कहते और क्या मिलना था? कहता मैंने उसमें छुपा के पैसे भी भेजे थे। स्टूडेंट लाइफ में आज से मान के चलिए, आज से लगभग 10 साल पहले 2-3 हजार भी बड़े पैसे होते थे। आज भी स्टूडेंट लाइफ में 2-3 हजार बड़े पैसे होते हैं, आज से 10 साल पहले और बड़े होते थे। कहते कहाँ छुपा के भेजे थे? कहते मैंने वहां पैकिंग में ऐसे ऐसे वहां पे रख के भेजे थे। तो फिर उसने सोचा, तो उसने देखा नहीं वो तो अनरैप करते तो मेरे को नहीं मिला, तो इसका मतलब आने वाले 5-6 दिन जो कुरियर वाले के बहुत बढ़िया गए होंगे। उसने पैकेज भी ऐसा सजा धजा के भेजा होगा कि वो इंस्पेक्ट किया होगा जरूर, तो पैसे उसने निकाल लिए, है ना। तो ये कौन सी एड्रेसिंग मोड का एग्जांपल था? इमीडिएट। सीधा उसने नहीं बता अकाउंट नंबर कुछ बता, सीधा पैसा जो है वो चिट्ठी के अंदर पैसा रख के भेज दिया। बहुत लोग ऐसा करते हैं, अब मुझे पता नहीं आजकल तो खैर कोई क्यों ही करेगा, बट पहले लोग राखी भेजते थे, रक्षाबंधन पे राखी, उसके अंदर पैसे रख देते हैं। और वो अगर आपने डाक विभाग से भेज दिया, शादी के कार्ड में रख देते हैं। वो अगर आपने डाक विभाग से भेज दिया
अगर आपके लिफाफे में पैसे तो पक्का नहीं पहुंचनी वो राखी, ये मान लो आप। पैसे तो गायब होने ही होने हैं, इजंट इट? तो बेवकूफी नहीं करनी चाहिए। बट ये सारे के सारे एग्जाम्पल, शादी के कार्ड में आप कुरियर कर रहे हो पैसा रख के, या ये लाइक राखी में भेजो, ये सब किसके एग्जाम्पल है? इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के। याद रखेंगे? ठीक है, ठीक है। तो एडवांटेज इसका क्या होगा? it can be used for constant where the value is already known and it is extremely fast, क्योंकि कोई मेमोरी रेफरेंस करना ही ना पड़े। मुझे बताओ, क्या इसके अंदर कोई मेमोरी रेफरेंस करना पड़ा? आपने फेच किया, डिकोड किया, जो अगला स्टेज में लिखता हूं ऑपरेंड फेच, वो तो पूरा का पूरा स्टेज स्किप हो गया, क्योंकि ऑपरेंड तो ऑलरेडी है आपके पास। याद है ना? इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, ऑपरेंड फेच, देन एग्जीक्यूट, देन स्टोर। लेकिन ऑपरेंड तो ऑलरेडी आपके पास है, तो इससे फास्ट भला क्या हो सकता है? लेकिन मजे की बात है, कांस्टेंट की मैं बात कर रहा हूं। अगर वेरिएबल है, क्या उसकी वैल्यू इंस्ट्रक्शन में लिखी जा सकती है क्या? नहीं। मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूं जहां पर मैं एक्स और वाई की वैल्यू यूजर से पहले स्कैन कराऊंगा, यूजर उसको इनपुट देगा, फिर मल्टीप्लाई करके उनका मल्टीप्लिकेशन प्रिंट कराऊंगा। तो एक्स और वाई इंस्ट्रक्शन में कहां से होगा? वो तो रन टाइम पे ही कैलकुलेट हो रहा है, वेरिएबल है, वैल्यू चेंज हो रही है। फॉलो कर पा रहे हैं इस बात को? तो ये आइडिया बहुत अच्छा है, बट क्या ये हर किसी के लिए यूज हो सकता है? नहीं। ये सिर्फ उन्हीं वैल्यूज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जिनकी वैल्यू आपको पहले से पता हो। यस और नो? जब आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, अगर तब आपको उनकी वैल्यूज पता है, तो आप इमीडिएट एड्रेसिंग मोड यूज कर सकते हैं। सो मैं लिख रहा हूं, क्लियर कट डिसएडवांटेज, कैन नॉट बी यूज्ड विद वेरिएबल हुज वैल्यूज आर अननोन एट द टाइम ऑफ प्रोग्राम राइटिंग। प्रोग्राम राइटिंग के वक्त अगर उनकी वैल्यू नहीं पता तो ऑब्वियसली आप यूज नहीं कर सकते। क्या बात समझ आती है? ओके। अब अगला जो डिसएडवांटेज है वो बड़ा लॉजिकल है, सोचना पड़ेगा तब बात कुछ समझ आएगी। कहता है cannot be used for large constant where the value cannot be stored in the small part of the instruction. Very very logical thing. You say again, समझो। मान लो क्या मानोगे, मान लो कि ये एक मेमोरी है और मेरी जो मेमोरी है वो 32 बिट का हर लोकेशन है। बात समझ आती है? अब ऑब्वियसली जो इंस्ट्रक्शन है वो भी 32 बिट की होगी, क्योंकि वो भी मेमोरी में स्टोर्ड है। यस और नो? इंस्ट्रक्शन भी 32 बिट की ही होगी। ओके सर। अब यहां एक बात जरा सोचिए, दिमाग लगाइए, वो ये, अगर आप इमीडिएट एड्रेसिंग मोड यूज करेंगे तो ऑपरेंड यूज स्टोर करने के लिए आपको पूरा 32 बिट स्पेस मिलेगा या उसका सिर्फ एक फ्रैक्शन मिलेगा, एक छोटा सा हिस्सा मिलेगा? सोचिए, पूरा कैसे मिलेगा? टोटल 32 का एक छोटा सा स्पेस मिलेगा आपको। क्या ये बात समझ आती है? यस। अच्छा, अब जैसे फ्लोटिंग पॉइंट्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, अलग अलग आइडियाज पढ़ चुके हो। अगर कांस्टेंट इतना बड़ा है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, चलो 8 बिट आपके पास है। अब आप मुझे बताओ 8 बिट में साइंड नंबर इंटीजर बड़े से बड़ा क्या लिख सकते हो 8 बिट में? 8 बिट मिला आपको, बोलो जल्दी। रेंज पता, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ के आए हो आप, वो भी अनसाइंड बता रहे हो, वरना 8 बिट में क्या होगा? -128 से +127, इजंट इट? यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंटेशन आइडिया, अगर साइन नंबर यूज कर रहे हो -128 से +27, तो अब अगर किसी को कांस्टेंट लिखना है और उसको लिखना है 130, बताओ वो लिख पाएगा कि नहीं? वो लिख ही नहीं सकता। तो अब अगेन एक बात समझो, मैं इसका इस्तेमाल कब नहीं कर सकता? क्या वेरिएबल्स या वो वैल्यू जो मुझे प्रोग्राम राइटिंग टाइम पे नहीं पता, क्या वो इमीडिएट मोड यूज कर पाएंगी? जी नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर उसका स्पेस रिक्वायरमेंट इतना ज्यादा है कि वो इंस्ट्रक्शन के एक छोटे हिस्से में नहीं समा रहा, तो भी आप इसके लिए इमीडिएट मोड यूज नहीं कर सकते। क्या ये बात समझ आती है? फिर तो तरीका ये है, अगेन मैं आपको एक एड्रेस दूंगा, उस एड्रेस पे जाओ और पूरी की पूरी मेमोरी का इस्तेमाल करते हुए तब वहां पे लिखो। बताओ ये बात समझ आती है क्या? हाँ भाई, ओके। तो ये दोनों डिसएडवांटेज समझ आ रहे हैं? इसमें किसी को डाउट, कोई कंफ्यूजन?
एप्लीकेशन मोस्टली यूज व्हेन द रिक्वायर्ड डेटा इज डायरेक्टली मूव टू रिक्वायर्ड रजिस्टर्स और मेमोरी। ऑब्वियसली जो डेटा डायरेक्टली हमारे पास अगर यहाँ पर होगा तो जहां पर रजिस्टर वगैरह में मूव कराना है इधर या उधर के आसानी से मूव करा पाएंगे, हाँ। बट अगेन आप मान के चलिए जो पूरा आइडिया है इमीडिएट एड्रेसिंग का, ये बहुत पॉपुलर है या बहुत ही स्पेसिफिक एरियाज में इसको हम यूज कर पाएंगे, बस ये बता दीजिए। बहुत स्पेसिफिक एरिया में लिमिटेड एप्लीकेशन इसकी है। यहां से एक बात और सीखने को मिलती है, ये जो हम अलग अलग एड्रेसिंग मोड पढ़ रहे हैं, ऐसा है ये सब पढ़ेगा और फिर हर सिस्टम जो होगा इसमें से कोई एक चूज करेगा, या इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की तरह एक कंप्यूटर में एक से ज्यादा एड्रेसिंग मोड होंगे? वेरी गुड, एक से ज्यादा होंगे, जरूरत के हिसाब से, आइडिया के हिसाब से हम यूज करेंगे। क्या बात समझ आती है? ओके ओके, ठीक है। फर्दर डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं और जरा एक ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। गेट 2016 1 मार्क क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक है। मैं बस एक रैंडम टाइमर चला देता हूं ताकि एक गुड अमाउंट ऑफ टाइम आपको मिले। मुझे बताइए आंसर क्या हुआ। वेरी गुड, बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं, शायद पहले भी सॉल्व करके आए हों या आइडिया क्लियर है। बाकी आप लोग देखिए, कल वो क्या कहते हैं, लाइक जो मैं बता रहा था ना 7:30 पे एक जो सेशन था कॉमेडी वाला, हाँ, उसमें सुनील ग्रोवर आया था। सुनील ग्रोवर, ओनली फॉर एजुकेटर्स। यस, ओके। तो आई थिंक ज्यादातर लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। 16 आया। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करता हूं, जहां कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो बताइएगा। इट सेज अ प्रोसेसर हैज 40 डिस्टिंक्ट आई एम सॉरी, एक सेकेंड रुकिए। हाँ, ये बोल रहा है प्रोसेसर है जिसमें 40 डिस्टिंक्ट इंस्ट्रक्शंस है। तो अभी हमें नहीं पता आगे हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे, बट इतना तो आपको पता है कि अगर 40 डिस्टिंक्ट इंस्ट्रक्शंस है, कितना ऑपकोड चाहिए in order to support 40 distinct instruction? Very good. 2 raised to power 5 is 32, उसमें तो नहीं चलेगा। 2 raised to power 6 is 64, वहां जाना पड़ेगा। तो ठीक बात है, 6 बिट तो खर्चा हो जाएगा ऑपकोड के अंदर ही, ऑपकोड के अंदर। आगे पढ़ता हूँ। 24 जनरल पर्पस रजिस्टर। ओके, तो बिकॉज ऑफ 24 जनरल पर्पस रजिस्टर, वेरी गुड, तो वहां पर आपको 5 बिट्स का खर्चा होगा ये ढूंढने में कि किस रजिस्टर की बात की जा रही है। A 32-bit instruction, one instruction, okay, तो total instruction का length आपके सामने है। The instruction is of 32 bits. That's great. Instruction has an opcode, एक opcode है, तो कितना खर्चा कर लिए? 6 बिट का। 2 register operand. Let me say register 1 and register 2. अच्छा, I'm sorry. नहीं, ठीक किया ना? तो 5 इधर हो गया। हाँ, ये 6 है, ये 5 ही है, तो 5 इधर हुआ, 5 इधर हुआ। तो बोल रहा है एंड एन इमीडिएट ऑपरेंड, सो दिस इज ऑब्वियसली ऑपरेंड के लिए जगह बची। द नंबर ऑफ बिट्स अवेलेबल फॉर इमीडिएट ऑपरेंड इज फिल इन द ब्लैंक 2016 1 मार्क। पुराना आइडिया भी इस्तेमाल हो गया जो पहले हमने पढ़ा, ये आइडिया भी यूज हुआ। तो भाई 6 + 5 + 5 हो जाता है 16, टोटल स्पेस है 32। तो इसका मतलब ऑपरेंड के लिए आपको कितना स्पेस मिला? 16। अच्छा, यहाँ पर कल्पना करिए एग्जामिनर आपकी एक और अंडरस्टैंडिंग चेक कर लेता है। अब अगर वो कहता है व्हाट इज द लार्जेस्ट और द स्मॉलेस्ट वैल्यू, क्या लिखोगे?
16 बिट का लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, तो फिर वही 2's कॉम्प्लीमेंट वाली बात, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी -2^15 और लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी +2^15 -1। याद है ना? अगर n बिट्स हमारे पास होती हैं तो स्मॉलेस्ट वैल्यू इज -2^n-1 से जा सकते हैं कहां तक +2^n-1 यस। तो इस तरह से भी कंफ्यूज किया जा सकता है, बट मुझे बताइए आइडिया क्लियर हो रहा है सभी को? ओके तो अब जो अगला एड्रेसिंग मोड है उसका नाम क्या है सर? अगला एड्रेसिंग मोड उसका नाम है डायरेक्ट मोड एड्रेसिंग या एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड। मेरे ख्याल से जो सबसे कॉमन सेंस फिनोमेना है, जो सबसे बेसिक अप्रोच है वो यही है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अगर मैं आपको अलग से यस अगर मैं डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो यू हैव अ मेमोरी विच कंटेन नंबर ऑफ फील्ड्स एंड देयर आर सम अदर स्पेसेस आल्सो। अब यहाँ पर क्या है, मान लीजिए कि हमारे पास ऑप कोड है और हमारे पास दो एड्रेसेस हैं। लेट मी से वी हैव एड्रेस 1 एंड वी हैव एड्रेस 2। यस, तो ये एड्रेस क्या है? ये एड्रेस ऑब्वियसली आप ही की मेमोरी के दो अलग अलग एड्रेसेस होंगे जो आपको वहां पहुंचा देंगे जहां पर ऑपरेंड रखा हुआ है। लेट मी से दिस इज ऑपरेंड 1 एंड लेट मी से दिस इज ऑपरेंड 2। ये बात फॉलो कर पा रहे हैं? तो अब जो मैं पहले आपको वर्ड यूज कर रहा था, क्या इनको एब्सोल्यूट एड्रेस या इफेक्टिव एड्रेस के नाम से बुलाया जा सकता है? तो इसमें कोई गड़बड़ घोटाला नहीं है। मैं इंस्ट्रक्शन आपको दूंगा, इंस्ट्रक्शन के अंदर डायरेक्ट एड्रेस आपको मिलेगा, वहां पे जाना और वहां से ऑपरेंड उठा के ले आना है। मैं पढ़ता हूं पहली लाइन में क्या लिखा है। इट मीन्स द इंस्ट्रक्शन कंटेन एड्रेस ऑफ द मेमोरी वेयर द वेरिएबल और द डेटा इज प्रेजेंट। इंस्ट्रक्शन के अंदर वो एड्रेस आपको बता दिया जाएगा जहां पे जो भी वेरिएबल या डेटा जो भी कुछ है वो प्रेजेंट है। तो यहाँ पर इन ऑर्डर टू एक्सेस दैट डेटा कितना मेमोरी रेफरेंस करना पड़ेगा? For every operand you need to do one memory reference additional करना पड़ेगा for every। अभी वो तो हम नहीं बोल सकते, आपकी इंस्ट्रक्शन में एक रेफरेंस है, दो है, चार है या 10 है, बट फॉर वन मेमोरी हियर ओनली वन मेमोरी रेफरेंस इज रिक्वायर्ड टू एक्सेस द डेटा। लेकिन वन मतलब ओवरऑल वन नहीं, हर रेफरेंस के लिए, हर एक एड्रेस के लिए आपको वन मेमोरी रेफरेंस करना पड़ेगा। क्या बात समझ आती है? वेरी गुड, वेरी गुड। तो बहुत सिंपल है, बहुत लॉजिकल है। एडवांटेज देखते हैं वन बाय वन। पहला पॉइंट लिखता हूं, अ वेरिएबल whose values are unknown, direct addressing is the simplest one. Memory reference means memory access means जाके मेमोरी से निकाल के लाना पड़ेगा। इसको ये ऋतिक अलग से इसलिए लिख रहा है क्योंकि क्या मेमोरी रेफरेंस में टाइम लगता है, हाँ खर्चा होता है ना, आपको जाना पड़ेगा, वो ही फिर लॉजिकल एड्रेस जनरेट होगा तो उसमें समय लगेगा, इसलिए उसे अलग से लिख रहा है। हाँ, तो अगर वैल्यू नहीं पता, प्रोग्राम राइटिंग टाइम पे इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द रेंज ऑफ द डेटा वैल्यू, द लार्जेस्ट वैल्यू विच सिस्टम कैन होल्ड कैन बी यूज्ड इन दिस मोड। ये बात समझ आती है? क्या इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का डिसएडवांटेज इसने रिजॉल्व कर दिया? हाँ। क्या ये आपके सामने ड्रामा करेगा, नहीं सर इतना नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते? भाई साहब, एड्रेस आपके पास है, सिस्टम जो डेटा सपोर्ट करता है वो बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा हो, इस एड्रेसिंग मोड में सब कुछ चलेगा। कैन बी यूज टू एक्सेस ग्लोबल वेरिएबल हुज एड्रेस आर नोन एट द कंपाइल टाइम। अब मजे की बात क्या है, आगे जाके हम समझेंगे। आजकल के टाइम पे जो कैलकुलेशंस आप करते हैं वहां पर भी ज्यादातर केस में क्या कंपाइल टाइम एड्रेसेस पता होते हैं? कंपाइल टाइम पे पता होता है ये कहां मिलेगा, वो कहां मिलेगा? नहीं। तो बाइंडिंग पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, कंपाइल टाइम बाइंडिंग, लोड टाइम बाइंडिंग, रन टाइम बाइंडिंग। आज तक ज्यादातर केस में रन टाइम बाइंडिंग होती है, रन करते हुए भी नहीं पता होता कहां पर है। बट हाँ, अगर कंपाइल टाइम पे आपको पता हो तो जरूर इस फिलॉसफी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच आदर्श, थैंक यू सो मच। मैं चेक करूंगा। यस, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस आप लोग फॉलो कर पा रहे हैं? मुझे बताइए, आइडिया भी समझ पा रहे हैं कैसे ये काम कर रहा है? ओके, डिसएडवांटेज देखिए क्या प्रॉब्लम है इसका। कहता है रिलेटिवली स्लो कंपेयर टू इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। क्या ये बात सही है?
कह रहा इमीडिएट के रेस्पेक्ट में ये स्लो है। यार इमीडिएट के रेस्पेक्ट में तो स्लो होगा ही होगा, क्योंकि स्लो क्यों है? यस, क्योंकि यहाँ पर मेमोरी रेफरेंस करना पड़ेगा, मेमोरी में जाके आपको एड्रेस मिले, ऑपरेंड मिलेगा, वहां तो इंस्ट्रक्शन के अंदर ही था। ठीक बात है ये तो। नंबर ऑफ वेरिएबल्स यूज आर लिमिटेड, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अब ये बात बड़ी कमाल की है, इसको बहुत लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते क्या बोल रहा है। हालांकि ये कोई बहुत कोर डिसएडवांटेज नहीं है, बट सवाल मैं पूछना चाहता हूं, डू यू अंडरस्टैंड कि कुछ प्रोग्राम ऐसे हो सकते हैं, कुछ आइडियाज, कुछ कैलकुलेशंस ऐसी हो सकती हैं जहां पे बहुत सारे वेरिएबल्स की जरूरत हो? यस और नो? कोई एग्जांपल बताओ, एक ऐसा एग्जांपल बताओ देयर यू नीड अ नंबर ऑफ वेरिएबल्स। चलिए मान लीजिए अभी आजकल ये सीबीएसई बोर्ड 10-12 का रिजल्ट कैसे बना रहे हैं, कुछ आया था ना न्यूज में, क्या फॉर्मूला इन्होंने निकाला है? बेलपुरी फॉर्मूला बना रहे हैं। शायद 10th का भी उसमें नंबर लिया, 11th का भी नंबर लिया, ऐसा करके कुछ एग्रीगेशन निकाला, यही बात है ना? हाँ, अब आप मुझे बताओ इसके लिए ये एक प्रोग्राम रन करेंगे, यस और नो? अब उस प्रोग्राम में कितने वेरिएबल्स होंगे, अब कितने बच्चे हैं, उसके बाद उन बच्चों के कितने कितने नंबर हैं। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं यहां पर वेरिएबल की वैल्यू बहुत बड़ी या छोटी होगी, या काउंटिंग में, संख्या में वेरिएबल बहुत ज्यादा होंगे? काउंटिंग में बहुत ज्यादा होंगे। अब एक बात आप समझो कि जब मैं पूरी इंस्ट्रक्शन का एक लिमिटेड पार्ट ही यूज करूंगा एड्रेस को लिखने के लिए, इस बात को ऑब्जर्व करिएगा, तो क्या इस लिमिटेड पार्ट से मैं पूरा इंस्ट्रक्शन एक्सेस कर पाऊंगा? नहीं। कहने का मेरा मतलब यह है कि आप पूरी मेमोरी रेफर नहीं कर पाते, उसका कोई लिमिटेड पार्ट ही रेफर कर पाते हैं, क्योंकि एड्रेस को छोटा छोटा लेंथ मिल रहा है। अब अगर आप लिमिटेड पार्ट ही रेफर कर पाएंगे तो क्या नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी लिमिटेड हो गए? सोचिए इस बात को। मैं आपको लिमिट कर रहा हूं कि आप पूरा एड्रेस यूज करके सारी लोकेशन एक्सेस नहीं कर सकते, एक स्पेसिफिक रेंज आपको मिलेगी जिससे मेमोरी का एक स्पेसिफिक पार्टी आप एक्सेस कर पाएंगे। और ऐसा करने की वजह से होगा ये कि अगर कोई इंस्ट्रक्शन ऐसी है जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत ज्यादा है, कोई प्रोग्राम ऐसा है, तो वहां पर यस वहां पर आपको भारी पेनल्टी चुकानी पड़ेगी। सर क्या हम एक एरे यूज कर सकते हैं? देखिए वो एक अलग बात है, अभी हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, आर्किटेक्चर। आगे बात करूंगा मैं इसके बारे में। हमारा काम है पॉसिबिलिटी बताना, इजंट इट? ऐसे भी कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं ना जहां पर जो अलग अलग डेटा है उनका आपस में भी कोई खास लेना देना ना हो, बिल्कुल हो सकते हैं। तो उस केस में उस पूरे आइडिया को मैनेज करना, ऑब्जर्व कर पाना शायद पॉसिबल नहीं होगा। पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं, मुझे लगता है बहुत लोग भी सोच नहीं पा रहे। इमेजिन करिए कि ये जो इंस्ट्रक्शन है ये 32 बिट का है। कितने बिट का है? 32 बिट। तो किसी भी लोकेशन का मैक्सिमम लेंथ 32 बिट हो सकता है। अब मान लीजिए कि ये जो मेमोरी है, आप बताइए कितनी लोकेशन इसके अंदर रखें? इसके अंदर कितनी लोकेशन रखें? 256 तो बहुत कम है। लेट मी से इसके अंदर मैं रख लेता हूं 2⁻15 लोकेशंस, कोई बहुत ज्यादा नहीं लिख रहा लिमिट, या 2⁻20 कर लेता हूं। 1 मिलियन लोकेशंस है, 1M लोकेशन। अब 1M लोकेशन अगर है और पूरी मेमोरी अगर आप एक्सेस करोगे तो 1M के हिसाब से तो ये एक एक एड्रेस 20-20 बिट का हो जाना है, नहीं होगा? बताओ, हो जाएगा। तो अब क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि ये जो एड्रेस है पूरा एड्रेस ना दूं, एक लिमिटेड पोर्शन दूं जिससे इस मेमोरी का ये लिमिटेड पार्ट ही एक्सेस कर पाए? मुझे कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना। या तो मैं एड्रेस बहुत लंबा रखूं, यस, या तो पूरी मेमोरी के लिए उसका एक लिमिटेड पार्ट ही हम एक्सेस कर पाए। लेकिन फिर वो ये मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आप लिमिटेड पार्ट एक्सेस कर पाएंगे तो नंबर ऑफ लोकेशंस भी लिमिटेड होंगे, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी लिमिटेड हो जाएंगे। तो वो प्रोग्राम, वो कैलकुलेशन जहां पे नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा चाहिए, वो यहां लिमिट हो जाता है। लेकिन जैसा मैं बोल रहा था आपसे, क्या ये बहुत सीवियर डिसएडवांटेज है? नहीं।
शायद ही कुछ कैलकुलेशंस, कुछ प्रोग्राम्स, कुछ कंप्यूटेशंस ऐसे हों जहां पर इतने ज्यादा की जरूरत हो, इसलिए मैं शायद लिखता भी हूं इन लार्ज कैलकुलेशंस इट विल फेल। तो अगर कैलकुलेशंस बड़े लार्ज हैं, मुश्किल है, तो यहां प्रॉब्लम होगा। यस, बिल्कुल सही बात है। अगर 8 बिट दिया तो मैक्सिमम कितने वेरिएबल ले सकते हो? 2⁸8, उससे ज्यादा लोकेशन है ही नहीं मेरे पास। बिल्कुल सही बात है। ठीक है सर, तो ये कहानी है डायरेक्ट की। एक सिंपल सा क्वेश्चन ट्राई करिए। ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे लिमिटेड है। अभी मैं वही क्वेश्चन ट्राई करा सकता हूँ आपको जिसमें जो हमने पढ़ लिया बस वही पॉइंट मेंशन किए गए हो। 2002 में 2 नंबर का भी है, पता नहीं उस समय 2 नंबर में इसको क्यों पूछा था, ये आप डिसाइड करिए। इसकी वैल्यू है 2 नंबर जितनी की नहीं है। कंफ्यूजन हो रहे हैं कुछ लोग टर्मिनोलॉजी में। 7% आर सेइंग ऑप्शन ए, 63% are saying option B, 26% are saying C, and 4% are saying D. Let me go one by one. In absolute addressing mode, तो जैसा मैंने अभी नाम भी मेंशन किया था, एब्सोल्यूट या डायरेक्ट एड्रेसिंग या इफेक्टिव एड्रेसिंग एक ही बात है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं था, ये भी कॉमन सेंस बात है कि इधर क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं तो शायद यही बात आपसे पूछ रहा हूँ। तो बोल रहा है ऑपरेंड इज इनसाइड द इंस्ट्रक्शन। 7% लोगों ने हामी भरी है इस बात पे। नो सर, ऑपरेंड तो इंस्ट्रक्शन के अंदर कब होता है? याद बता करके बताओ, ये भी पढ़ चुके हो आप। इमीडिएट मोड के अंदर होता है, एब्सोल्यूट के अंदर नहीं होता, इमीडिएट के अंदर होता है। ठीक है, डी ऑप्शन पढ़ रहा हूं, पहले डी पे ध्यान दीजिएगा। द लोकेशन ऑफ द ऑपरेंड इज इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब पता है आपको क्या होता है? इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट अगर याद हो आपको, ये थोड़े से स्टाइलिश लोग हैं हमारे, खैर बट कोई बात नहीं। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, यस, इम्प्लिसिट मतलब प्री डिफाइंड, पहले से पता हो, काइंड ऑफ यस। हम आगे बात करेंगे। जैसे स्टैक, मैं आपसे बोल रहा हूँ पुश कर दो, कह रहा अच्छा पता है सब कहाँ करना, टेंशन नहीं। ऐसे नहीं सर, यहां पर हम अलग से लोकेशन आपको बताना पड़ेगा, एड्रेस देंगे, इम्प्लिसिट नहीं है ये। बी खैर डायरेक्ट है। द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज इनसाइड द इंस्ट्रक्शन। इससे साधारण सरल भाषा में बात नहीं लिखी जा सकती थी, क्लियर कट लिख दिया, एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज इनसाइड द इंस्ट्रक्शन। बिल्कुल सही लिखा है, दिस इज करेक्ट। अब ये 23% लोग क्या लिखे? द रजिस्टर कंटेन द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन। ये कहां से आ गए आप? क्या आपको खुशबू आई इसमें? मैं बता देता हूं, आप जो बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये हुआ, आपकी इंस्ट्रक्शन है, उस इंस्ट्रक्शन में एक रजिस्टर का रेफरेंस है, उस रेफरेंस को यूज करके आप एक रजिस्टर के पास गए, फिर उस रजिस्टर ने आपको बताया कि डेटा कहां लिखा। यही मतलब है ना इस बात का? मैं गलत तो नहीं ऑब्जर्व कर रहा? द रजिस्टर कंटेन द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, ऑपरेंड का एड्रेस रजिस्टर के पास है जो विच इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन में बताया गया। ये कहां से हो गया? ये कौन लोग हैं जिन्होंने ऑप्शन सी को सही बताया है? इसको 0% वोट भी मिलते तब भी मुझे कोई चंबा नहीं होता। 26% वोट मिल गया इसको। कहीं ये वो लोग तो नहीं जो ज्यादा पढ़ के आ गए हैं? खैर कोई बात नहीं, लेकिन अभी मुझे बताइए क्वेश्चन क्लियर है क्या? इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है क्या?
सैटरडे, आज सैटरडे संडे क्या है आज सैटरडे। अच्छा सैटरडे नाइट है तो शायद ये लोग एंजॉय भी कर रहे हैं साथ साथ, इसलिए ऑप्शन सी की तरफ पहुंचे ये। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए सर अगले मोड की तरफ चलते हैं, और अगले मोड का नाम है इनडायरेक्ट मोड। क्या नाम है अगले मोड का? इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। आइए आपको इसकी कहानी दिखाता और समझाता हूं। हालांकि डायग्राम से भी शायद आप काफी अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, इनडायरेक्ट मोड या इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड या इनडायरेक्ट मोड एड्रेसिंग सब एक ही बात है। कहना क्या चाहते हैं? इट कंटेन द एड्रेस ऑफ द इफेक्टिव एड्रेस। यस, तो इंस्ट्रक्शन के अंदर आपको एक एड्रेस मिलेगा, लेट मी से दिस इज एड्रेस है। उस एड्रेस पे आप जाओगे तो आपको डेटा मिलेगा या एक और एड्रेस मिलेगा? इनडायरेक्ट बोल रहा है ना। उस एड्रेस पे जाओगे तो एक और एड्रेस मिलेगा, और फाइनली वो एड्रेस इफेक्टिव एड्रेस होगा, यानी कि वो एड्रेस आपको रियलिटी में ऑपरेंड तक पहुंचाएगा। क्या ये बात समझ आती है? Opcode will give you an address. This address will take you to a location where you will find effective address, and then from that effective address you will going to figure it out operand. Indirection कर रहे हैं. Okay. Here the instruction stored the address where the address of the variable or effective address is stored, using which we can access the actual data. Here two references are required. First reference get the effective address and the second reference get the data. ये दोनों बातें ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? इसमें कुछ ऐसा नहीं जो मैं कुछ नया बोलूं। It's like paying someone with check. सोचना पड़ेगा। मैंने उसको कैसे, आप एक्सप्लेन करो या तो इसको। मैंने उसको चेक दिया, उस चेक को लेके वो बैंक के पास गया, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मतलब एग्जाम्पल अपने को ऐसा देना है जो कॉम्प्लेक्स ना हो। ये कॉम्प्लेक्स क्यों हो जाएगा सर? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती हैं। इंटर सिटी चेक है या सेम सिटी का चेक है, सेम ब्रांच का चेक है या अलग बैंक का चेक है, बहुत सारे मसले इसके अंदर है ना। अब जैसे मान लीजिए आपका, सुबीर आपके पास बैंक अकाउंट है? कौन से बैंक का है? पैसे नहीं पूछ रहा, बस अकाउंट पूछ रहा। कौन से बैंक में आपका अकाउंट? स्टेट बैंक के अंदर है, ठीक है। तो मान लीजिए स्टेट बैंक के अंदर इनका अकाउंट है, मेरा अकाउंट फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक के अंदर है ना। और मैं सुबीर को एक चेक देता हूं, देखो पैसे ले नहीं रहा, पैसा आपको दे रहा हूं। कल्पना कर सकते हैं, तो कल्पना में क्या दिक्कत है? ठीक है, तो मैं आपको एक चेक देता हूं। अब वो चेक जाके मैं कौन से बैंक का चेक दूंगा? मेरा अकाउंट कहाँ है? मेरा अकाउंट आईसीआई के अंदर है। तो अब आप वो चेक जाके स्टेट बैंक के अंदर लगाएंगे कि इस अकाउंट में मुझे पैसे चाहिए, ये चेक है। स्टेट बैंक वाले किसको फोन करेंगे? स्टेट बैंक वाले किसको बात पूछेंगे? आईसीआई वालों को, कि सर ऐसे ऐसे आपका चेक मतलब क्या? गारंटी। आपका कोई अकाउंट होल्डर है जिसका चेक हमारे पास आया, उसके साइन हमारे पास है, और इस चेक के बिहाफ पे मान लीजिए 10 रुपए का चेक है, 10 रुपए हमें दो। तो अब आईसीआई वाले क्या करेंगे? कल्पना करनी थी ना। चलो आईसीआई वाले क्या चेक करेंगे? पहले देखेंगे ये चेक वैलिड है कि नहीं, फिर से ये तो काम तो आईसीआई वालों को हुआ ना। फिर सिग्नेचर मैच करेंगे, सिग्नेचर मैच हो रहा है कि नहीं, पूरा ऑब्जर्व करने के बाद कहेंगे हाँ ठीक है हमारा ही आदमी है। तो वो 10 रुपए उस चेक के बिहाफ पे स्टेट बैंक को दे देंगे, स्टेट बैंक वो 10 रुपए आपको दे देगा। यस, ये मैकेनिज्म है। वो 10 रुपए आप फिर गरीबों को दे देना, सही बात है। खैर वो एक अलग आइडिया, बट अब वो ऐसा आप देखिएगा कि इससे आपको कंफ्यूजन ना हो। बट यहाँ कहानी सिंपल है। अगर और कोई एग्जांपल बता सकते हैं इंटरेस्टिंग इसमें? टॉक टू प्रेमिका यूजिंग हर फ्रेंड। ये लड़का जो है भाई, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। आप लोगों के विचार देखो। नहीं, अच्छा ये बात में समझ नहीं आई। अगर आप किसी को प्रेमिका की संज्ञा दे रहे हैं तो ये वन साइडेड प्रेमिका या टू साइडेड प्रेमिका है? अब अगर वो टू साइडेड है
तो फिर बीच में उसकी दोस्त क्या कर रही है? ये कौन सी प्रेमिका है जो कहती है कि मेरे दोस्त को बताओ, फिर मेरा दोस्त मुझे बताएगा? यस, और अगर ये वन साइडेड है तो फिर आप किसी को कुछ भी बोलो, वो बात उसको तो बतानी नहीं है, ये तो आपके मन में चल रहा है। आप ऐसा समझ लो, मैं वैसे तो एग्जांपल बहुत सारे समझ सकता हूँ, सोच सकता हूँ, बट आप कभी किसी बड़े शॉप में गए होंगे जहां पर होता क्या है, आप जाते हो, एक आदमी से बोलते हो कि यार मेरे को 10 समोसे चाहिए, फिर पेमेंट कहाँ होती है? आप पहले कैशियर के पास जाओगे, उसको यस, आप पैसा उसको दोगे, अब वो आपको पैसे के बदले समोसे देगा क्या? नहीं, इनडायरेक्शन है, सिंपल इनडायरेक्शन है। वो आपको पैसे के बदले टोकन देगा, बोलेगा जाओ उस काउंटर पे जाओ, उसको टोकन दो, और टोकन के बदले आपको समोसे मिल जाएंगे। या आप जो भी चाहे सोच लो, मुझे तो लगता भी नहीं इतना कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल सोचने की भी जरूरत है। ठीक है, मुझे बताइए आइडिया क्लियर है क्या? एक सेकंड रुकिएगा। ओके ओके, ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज। नो लिमिटेशन ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल और द साइज ऑफ वेरिएबल। बताओ ये बात सच है क्या? एक मिनट रुकना भाई। ओके, यस, वो फोन आया था एसबीआई वालों का कि 10 रुपए देने हैं क्या? मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं, सुबीर का चेक फर्जी है, मैंने कोई चेक नहीं दिया, पकड़ लो उसको। ओके, सो नो लिमिटेशन ऑन नंबर ऑन साइज ऑफ द वेरिएबल्स। अच्छा, ये क्यों बोल रहा है मुझे बताओ? नंबर ऑन साइज ऑफ वेरिएबल बिकॉज इस बार क्योंकि मेरे पास एक दूसरा एड्रेस भी है तो मैं अलग अलग लोकेशंस पे पहुंच सकता हूं। यस, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉइंटर आर फिजिबल एंड रिलेटिवली मोर सिक्योर, क्योंकि इंडायरेक्शन में कर रहा हूं तो क्या इस आइडिया का यूज करके पॉइंटर्स भी बहुत अच्छे से आसानी से इंप्लीमेंट हो जाएंगे। जी हाँ। डिसएडवांटेज, रिलेटिवली स्लो एज मेमोरी मस्ट बी रेफरेंस मोर देन वन टाइम। क्या ये फैक्ट है? अब भाई जितनी बार इंडायरेक्शन करोगे उतना पेनल्टी तो लगेगा। यस यस यस, तो यहां पर 2 बार आपको एक्सेस करना पड़ेगा, तो ये तो क्लियर कट डिसएडवांटेज है। आई थिंक इस डिसएडवांटेज में किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये भी क्लियर है क्या? तभी तक आपने कितने एड्रेसिंग मोड पढ़ लिए? बाद में आप भूल जाओगे, इसलिए पूछता चलूंगा आपसे मैं। कितने पढ़ लिए? 3 पढ़ लिए। कौन कौन से पढ़ लिए बताओ? पहले वाला इमीडिएट, वेरी गुड। दूसरे वाला इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, देन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, वेरी गुड, देन इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। फॉलो कर पा रहे हैं सब लोग? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगला जो आइडिया है दैट इज कॉल्ड इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। छोटे छोटे वैल्यूज है, इनके ऊपर बात करते हैं ना। व्हाट इज इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड, जिसकी शायद अभी कुछ समय पहले हम चर्चा कर रहे थे। दिस मोड is used for zero address instruction, which means only we can tell the operation and system knows the
लोकेशन ऑलरेडी। फॉर एग्जाम्पल जैसा कल भी हमने समझा था एक्यूमुलेटर वाले सिस्टम। अब जैसे सुबीर बोल रहे थे, यस मैंने पहले ही लिख लिया, मैंने कहा सुबीर को प्यार है CMA से, कॉम्प्लीमेंट करना है एक्यूमुलेटर को, इंक्रीमेंट करना है, तो क्या एक्यूमुलेटर का एड्रेस बताने की जरूरत है? नहीं। तो बहुत सारे एड्रेसेस ऐसे हो सकते हैं, है ना, जो काइंड ऑफ स्पेशल एड्रेसेस होते हैं, स्पेशल रेफरेंसेस होते हैं, जिसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। आप डायरेक्ट मेंशन करोगे वो खुद ही समझ जाएगा। ये बात समझ आ रही है क्या सभी को? इसको इम्प्लिसिट भी बोल सकते हैं, ये अभी मैं इस बात पे आगे नहीं जाऊंगा, आगे डिसाइड करेंगे। क्योंकि क्या बोल सकते हैं का मतलब ये है, क्या किसी ने इसको इम्प्लिसिट शब्द का यूज करके बोला है, मुझे ये बताओ। तो फिर अपन खुद उसे कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। अगर उसका मतलब निकालता है तो अलग बात है, वही मैं बोल रहा हूं, अगर मतलब निकल रहा है तो अलग बात है, लेकिन अगर कोई चीज नहीं बोल रहा था अपन खुद क्यों कॉम्प्लिकेट करें उसको, इजंट इट? अब जैसे मान लीजिए कोई कह रहा है मेरा नाम गुलशन है, क्या नाम है मेरा? गुलशन। अब आप उससे बोलो कि मैं तुमको चूहा बोल सकता हूँ, अबे जब वो बोल रहा मेरा नाम गुलशन है, बात खत्म हो गई, है ना। वो अलग से बोले कि मेरे घर का नाम चूहा है तो ठीक है, फिर हम भी चूहा बोल लेंगे। लेकिन अगर उसका नाम गुलशन है तो ठीक हो गया ना, फिर हम क्यों चूहा बोले यार उसे? ऐसे तो हम नामकरण संस्कार करेंगे नहीं। हाँ, कोई उस नाम का इस्तेमाल करे तो हम उस पर चर्चा करेंगे उसके बाद। यस, ठीक बात है। ओके, मीन्स मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। हमारी एक टीचर थी जिनको बच्चे दीदी कह के चिढ़ाते थे, मतलब उनको सामने नहीं बोलते थे, बट अगर उनको दीदी बोलो तो उनको चिढ़ लगती थी। ऐसा होता है ना, कुछ भी हो सकता है, किसी की भी चिढ़ कुछ भी हो सकती है। नहीं, उस समय तो हम बच्चे थे, ऐसा पॉलिटिक्स कुछ नहीं, बट ऐसे उनको दीदी बोलोगे तो वो चिढ़ती थी, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता। तो एक बच्चा आया, होंगे 7th 8th क्लास में रहे होंगे, टीचर यंग थी क्या? चलो मैं मान रहा हूँ कि मासूमियत की वजह से पूछ रहा हूँ, नहीं टीचर 45 के प्लस रही होंगी, 45 के करीब रही होंगी, 45-50। तो खैर, तो एक बच्चा नया आया, मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा तो बहुत सारे ट्रांसफर केस आते रहते थे, दूसरे शहर से आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसा चलता था। तो सब बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, दीदी आएंगी दीदी आएंगी दीदी आएंगी। तो उस नए बच्चे को ऐसा लगा कि पता नहीं क्यों, लेकिन शायद इनको दीदी कह के ही बुलाते हैं, हर बच्चा यही कह के बात कर रहा है, दीदी दीदी दीदी, है ना। तो जैसे ही वो मैडम आई पढ़ाने के लिए, पता नहीं कुछ बातें उठ के कहता है कि दीदी मैं तो न्यू एडमिशन हूँ। कह रहा क्या? सब बच्चे हंस हंस के पागल। वो कह रही है किसने बोला तुम्हें ये दीदी क्या है? बस सुबह सुबह कान गरम हो गया, दोनों तरफ एक एक लगा, तो फिर वो सही चला। फिर आने वाले 1-2 महीने ऐसा होता है ना, जो नए आते हैं उनकी रैगिंग हो जाती है, तो वो तो बेचारी अनइंटेंशनल रैगिंग हो गई। तो खैर, किसी का नाम अपने मन से नहीं रखना। और सदाचार तो ये कहता है आप पूछते हैं कि क्या मैं आपको ये कह के बुला सकता हूं, इजंट इट? अगर वो बोलेगा हाँ मुझे आप ये कह के बुला सकते हो तो ठीक है, वरना जो उसका ऑफिशियल नाम है वही कह के बुलाइए, ठीक है। So this means that the address is already known and now not necessary to provide explicitly, अलग से देने की जरूरत नहीं है। दोस्ती में कहा होती है, हाँ, लेकिन मैं दोस्ती की बात नहीं कर रहा। दोस्ती में तो आप बात कम करते, गालियां ज्यादा देते हैं, वो मैं सब जानता हूं, है ना। लेकिन यहाँ तो कंप्यूटर दोस्त नहीं हमारा है, तो उसको उसी हिसाब से बात लेके करनी है। हमारे कॉलेज में एक बार एक टीचर का एक कोड नेम होता था जो सिर्फ स्टूडेंट को पता था। ये आपके कॉलेज में नहीं, ये सबके कॉलेज में होता है। ये सोच रहा मेरी कॉलेज में होता है, ये शक्ति हमारी कॉलेज के बच्चों को मिली है। कितना मासूम है बच्चा। खैर, तो यहां पर एक एग्जांपल है इंक्रीमेंट एक्यूमुलेटर। फॉलो कर पा रहे हैं? तो इंक्रीमेंट एक्यूमुलेटर अगर आप करोगे तो बताओ कंप्यूटर में कितने एक्यूमुलेटर है? एक ही एक्यूमुलेटर है सर। तो उसको अगर इंक्रीमेंट करना है
तो बताने की जरूरत नहीं है। इसका एक और एग्जांपल देता हूं जहां एड्रेस की जरूरत ना पड़े आपको। इम्प्लाइड, अच्छा मान लीजिए आपको चिट्ठी लिखनी है टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति को, तो क्या उस चिट्ठी पे एड्रेस लिखना जरूरी है? मजाक नहीं, मैं सीरियसली बोल रहा हूं। नहीं। कितने राष्ट्रपति हैं? ऐसा 10 20 50 है क्या कि डाक विभाग पूछेगा कि किधर भेजने का इसको? नहीं। तो आप चाहे तो ऐसा करें, है ना, आप चिट्ठी बनाएं, उसके ऊपर लिखें सेवा में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, बस, और डाल दीजिए चिट्ठी, राष्ट्रपति के पास ही पहुंचेगी। कैसे पता चलेगा पहुंच गई? देखो तरीका तो मैं बता सकता हूं, बट करके मत देखना। उसमें कुछ गाली वाली लिख के भेज दो, कुछ डरावनी बात लिख के भेज दो कि बेटा तुमको मैं देख लूंगा। फिर पता लगेगा जब पुलिस आएगी कि हाँ चिट्ठी पहुंचती है ना। लेकिन चिट्ठियां पहुंचती हैं। आप जो चिट्ठी लिखेंगे वो चिट्ठी, और ये चिट्ठी क्या पढ़ी भी जाती है? पढ़ी भी जाती है, इनको आप हल्के मत लीजिएगा। आम आदमी भी भेज सकता है, सुबीर गरीब आदमी भेज सकता है, कोई भी भेज सकता है। ये चिट्ठियां भेजी जाती है और पढ़ी भी जाती है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति खुद रोज सुबह डाकखाने जाके पढ़ते हैं, लेकिन एक टीम होगी जो उन लेटर्स को पढ़ती होगी। अब उसके बाद वो उस पर कोई एक्शन ले या ना ले वो अलग बात है। चलिए ठीक है, तो ये बात आपको समझ आई इम्प्लाइड की, जहां पे आपको एड्रेस बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब मैं अगले की बात करता हूं। एक चाय वाले ने मोदी जी को 100 रुपए भेजे थे दाढ़ी कटवाने के लिए, ना ही भेज देता इससे तो। अच्छा, ये सच बात है कि मजाक है? सच बात है। खैर, बट इंडिया में मतलब लोगों का दिमाग ऐसा है, और ये दोनों तरफ से है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। कोई आदमी फिजिकली क्या कपड़े पहन रहा है, क्या अपनी अपीयरेंस रखना चाहता है, क्या ये सोशल डिस्कशन का कोई मुद्दा हो सकता है? नहीं। तो मुझे लगता है इस बेस पे, है ना, वो थोड़े दिन पहले था दिग्विजय सिंह है, हमारे कांग्रेस के नेता है, उन्होंने शादी कर ली, बहुत अपने से कम उम्र की किसी महिला से शादी कर ली, लोग मजे ले रहे हैं। तो तुम्हारा क्या लेना देना है भाई? वो पॉलिटिक्स में वो एक अलग आदमी है, उसकी एक अलग बात है ना। लेकिन अब वो क्या पहन रहा है, क्या खा रहा है, उसके ऊपर आपको क्या मतलब? आपको खाने में क्या खाता है, क्या ये बहस का मुद्दा हो सकता है? अब उसका उनका मन है भैया दाढ़ी बढ़ाएं कटाएं, आपको क्या है? हाँ ये बात सही है, फेमस होने के लिए भेजा होगा। आप किसको सपोर्ट करते हो? जो मुझे राज्यसभा का टिकट दे। मेरी रिक्वायरमेंट एकदम क्लियर है, मैं इसमें कभी कंफ्यूज नहीं करता। जो मुझे राज्यसभा पहुंचा दे उसी पार्टी के साथ में हूं। नहीं, मैं सच बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा आपसे। देखिए, मेरी अपनी विचारधारा है और सबकी अपनी विचारधारा होनी चाहिए, इजंट इट? एक बार मैं, अच्छा मैं आपको बता देता हूं, क्या जो आपको राज्यसभा भेजता है क्या वो आपको राज्यसभा से बाहर निकाल सकता है? नहीं, बस भेज सकता है। अपन तो एक बार पहुंच जाएंगे, बस उसके बाद फिर जो मन होगा वो करेंगे, धोखा दे देंगे पार्टी को, सब लोग देते ही हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा मैं उनका सपोर्ट करूंगा। ये देखो सारी बात अभी सुन रहे हो, कोई टिकट भी नहीं देगा बाद में। चुप हो जाओ तुम सब यार, सब प्लान बर्बाद कराओगे मेरा। चलिए, ओके, आई सपोर्ट कन्हैया कुमार सुबीर कह रहे हैं, वो तो जाहिर है इसलिए तो वो हार गए, ऐसा है ना, इसलिए जमानत जब्त हुई, वो जाहिर है।
आप जीतने वालों के साथ कहाँ हैं? और कन्हैया कुमार कहीं जीत जाते तो फिर ये उनके साथ नहीं, तो क्यों, फिर तो अमीर बन जाते, फिर ये कोई नया गरीब ढूंढते। वो जाहिर है मेरे मित्र सुबीर। चलिए अगला मोड देखे, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर्ड मोड एड्रेसिंग, जिसका एग्जांपल शायद आप क्वेश्चन में बोल रहे थे। तो यहां पर इस एग्जांपल में देखो, डायग्राम से समझने की कोशिश करना। इंस्ट्रक्शन के अंदर, जहीर नहीं भाई, मित्र सुबीर, इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या है? इंस्ट्रक्शन के अंदर रजिस्टर का रेफरेंस है, और उस रेफरेंस पे, उस रजिस्टर पर आपको क्या मिलेगा? देखो डायरेक्ट डेटा मिल रहा है, ये बड़ी मजे की बात है, नहीं उससे थोड़ा डिफरेंट हो गया। ये रजिस्टर पे एड्रेस मिला या डायरेक्ट डेटा मिला? रजिस्टर पे डेटा मिला, तो मैं लिखता हूं इट मींस दैट द वेरिएबल इज स्टोर्ड इन द रजिस्टर ऑफ द सीपीयू इंस्टेड ऑफ मेमोरी, एंड द इंस्ट्रक्शन विल गिव द रजिस्टर नंबर। रजिस्टर नंबर आपको बता देगा। ऐसा करने के बहुत फायदे हैं, क्या क्या है आप खुद ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। पहले तो मुझे बताओ, रजिस्टर रेफरेंस इज एड्रेस, यस। रजिस्टर आमतौर पे किसी सिस्टम में काउंटिंग में ज्यादा होते हैं या कम होते हैं? रजिस्टर्स काउंटिंग में कम होते हैं। तो अब ये तो कॉमन सेंस बात हुई ना। तो अगर मैं पूरी मेमोरी का एड्रेस ना लिख के रजिस्टर का एड्रेस लिखूंगा, तो वो छोटा होगा या बड़ा होगा, लेंदी होगा या स्मॉल होगा? स्मॉल होगा। तो क्या इंस्ट्रक्शन का लेंथ इस एड्रेसिंग मोड में कम हो जाएगा? हाँ, रजिस्टर्ड मोड एड्रेसिंग में, क्योंकि मुझे टोटल एड्रेस नहीं लिखना, मुझे रजिस्टर्ड का एड्रेस लिखना है सर, तो इंस्ट्रक्शन का लेंथ बहुत कम होगा। और इंस्ट्रक्शन का लेंथ कम होना दुख की बात है या खुशी की बात है? इंस्ट्रक्शन का लेंथ कम होना खुशी की बात है। क्या ये बात समझ आती है? अच्छा, एक और बात, डेटा रजिस्टर में है, क्योंकि रजिस्टर काउंटिंग में कम है, तो उनको ढूंढना, सर्च करना, सर्च टाइम ज्यादा होगा या कम होगा? ये तो फास्ट भी है भाई। रजिस्टर काउंटिंग में कम है, रजिस्टर मेमोरी का पार्ट नहीं है। इवन अगर आपको याद हो, जब हम मेमोरी हायरार्की बनाते हैं तो सबसे ऊपर किसको रखते हैं, याद है? जब मेमोरी हायरार्की बनाते हैं तो सबसे ऊपर रजिस्टर को रखते हैं, उससे फास्टेस्ट तो कुछ है ही नहीं। रजिस्टर इज देयर इनसाइड द सीपीयू, उसके लिए तो आपको मेमोरी कैश ये वो कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। तो स्पेस मेरे को कम लगा, स्पीड भी इसकी बहुत ज्यादा है, तो फिर तो हर किसी को यही मोड यूज करना चाहिए। प्रॉब्लम क्या हो सकती है इसमें? रजिस्टर्ड मोड एड्रेसिंग। वेरी गुड। एक सिस्टम के अंदर जो नंबर ऑफ रजिस्टर्स है वो सर काउंटिंग में बहुत ज्यादा है या कम है? वो काउंटिंग में बहुत कम है। तो क्या हर किसी का ये सौभाग्य हो सकता है, ये खुशकिस्मती हो सकती है कि वो अपना डेटा को रजिस्टर में होल्ड कर पाए? नहीं। अगर आपको याद हो, अगर आपने पढ़ा हो, तो सी लैंग्वेज के अंदर जो क्लासेस होती हैं वेरिएबल की, वहां पर क्या आप डिक्लेयर करते हुए रजिस्टर क्लास डिक्लेयर कर सकते हैं? याद है क्या किसी को? यस। जहां पर आप आदेश कर रहे होते हैं या कंपाइलर से, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, स्टोरेज क्लासेस में रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। जरूरी नहीं है, बट हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर पॉसिबल है तो प्लीज हमें एडजस्ट करना और इस वेरिएबल को रजिस्टर में स्टोर करना। वैसे एक और बात मैं आप बोल देता हूं, आमतौर पे इस मोड का इस्तेमाल किस तरह के वेरिएबल्स के लिए किया जाएगा? जो कभी कभार एक्सेस होते हैं, यस, वीवीआईपी, या बार बार एक्सेस होते हैं। अब हमारे लिए वीवीआईपी कौन है? जो बार बार फ्रीक्वेंटली एक्सेस हो। जैसे फॉर एग्जांपल इमेजिन करिए अ वेरिएबल ऑफ अ लूप का इंडेक्स वेरिएबल है, i is equals to 1, then +1, +2, +3, +4, बढ़ता जाना है बार बार, isn't it? Yes. तो ऐसा अगर आप करोगे तो बहुत एडवांटेज होगा, क्योंकि वो बार बार एक्सेस होना था। अब अगर आपने कोई ऐसा वेरिएबल रजिस्टर में स्टोर करा दिया जो कभी कभार एक्सेस होता है, तो फिर उसको कुछ फायदा नहीं। ये फॉलो कर पा रहे हैं क्या? तो स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स उन्हीं को मिलने चाहिए। देखिए एक प्रॉब्लम समझिए, मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल क्या। मान लीजिए एक आदमी, मैं पॉलिटिकल एग्जांपल ही बेहतर दे पाता हूँ, मेरा दिमाग ऐसे ही चल रहा है, बट मान लीजिए एक मुख्यमंत्री है। क्या मुख्यमंत्री के लिए घर होता है चीफ मिनिस्टर के लिए पहले से?
एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर उसके लिए बनाया हुआ है। हाँ, अब मान लीजिए उनके अपने विचार है, हर किसी का अलग विचार हो सकता है। वो कहते हैं नहीं, ये बहुत बड़ा बंगला है, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, और मैं तो अपने ही घर में रहूंगा, अपने घर में रहूंगा, मेरा 2 BHK का फ्लैट है, मैं वहीं से काम करूंगा। क्या वो ऐसा कह सकते हैं? हाँ, है ना। अब ऐसा कह के सरकार का जो खर्चा है वो हम कम करते हैं कि बढ़ा देते हैं? अब सोचिए, प्रोटोकॉल तो वायलेट नहीं किए जा सकते। क्या मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी में कम से कम 50-100 कमांडो 24 घंटे लगे रहते हैं? एक जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, पहले आएगा। अब उनके रहने की व्यवस्था कहां होगी? जहां बंगला बनाया होगा आसपास क्वार्टर भी बनाए होंगे। अब वो अपने घर में बैठा, पूरे मोहल्ले का हर मकान किराए पे लेना पड़ेगा, तब वो लोग रुक पाएंगे। रोज डेलीगेशंस आएंगे, कोई मिलने आ रहा है, कोई रिक्वेस्ट करके आ रहा है, पूरे मोहल्ले में ट्रैफिक, सब परेशान। सोचो इस बात को प्रैक्टिकली। तो अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट को आप किसी मोहल्ले के बीच में रख दोगे, नहीं काम कर सकते सर, सरकार का नुकसान ज्यादा हो जाएगा फायदे से। तो बेहतर है कि जो डिजाइन किया गया सिस्टम उसी का आप इस्तेमाल करें तो बेटर है। पड़ोसी को चीनी लेना है ना, कमांडर ठोक देगा रात को, कहते ये पता नहीं कहां से आ रहा था, चीनी लेने आया था, वो नहीं सुनेगा, चलिए मिल जाएगी चीनी। ओके, सो एडवांटेज, इट विल बी एक्सट्रीमली फास्ट। आप लोग भी कैसी कैसी बात करते हो भाई। इट विल बी एक्सट्रीमली फास्ट एज द रजिस्टर एक्सेस टाइम विल बी लेस देन द कैश एक्सेस टाइम। ये तो बात है ही, एक्सट्रीमली फास्ट है। तो रजिस्टर का जो एक्सेस टाइम है, क्या वो बहुत फास्ट होने वाला है? यस। सेकेंड पॉइंट, बिकॉज नंबर ऑफ रजिस्टर इज लेस, सो अगेन जो बिट्स है वो भी कम चाहिए, तो लेंथ ऑफ द इंस्ट्रक्शन भी यहां पर लिमिटेड हो जाएगा। सही बात है। यस। डिसएडवांटेज जो मैं आर्ग्यूमेंट आपसे कर रहा था, बिकॉज द नंबर ऑफ रजिस्टर इज वेरी लेस, सो क्या हर कोई सौभाग्य का मजा उठा पाएगा? जी नहीं, सिर्फ कुछ ही चुनिंदा रजिस्टर्स वैल्यू होंगे, वेरिएबल्स होंगे जो रजिस्टर में स्टोर हो पाएंगे। क्या बात समझ आती है? ओके, तो जैसे जैसे एक एक आइडिया हम आगे पढ़ते चल रहे हैं, उसके ऊपर जो जो बेसिक क्वेश्चन मुझे कहीं मिलता है वो मैं आपको उसी वक्त कराते चल रहा हूँ। सर सीएम को मिलेगा, विधायक को भी मिलेगा, वो उसके स्टेटस के हिसाब से मिलेगा। अगर विधायक होगा, मान लीजिए, अब सोचिए इस बात को, चलिए विधानसभा चल रही है, आप यूपी के एमएलए हैं, अब आपको 2-3 महीने लखनऊ में रहना पड़ेगा। यस। अब कैसे वो रहेगा? वो किराए का मकान ढूंढे, होटल में रहे, क्या रहे? तो 2-3 महीने के लिए अकोमोडेशन तो सरकार को देना चाहिए, वो देंगे। चलिए जरा इसको देखिए, आंसर बताइए। गेट 2014 में 1 मार्क क्वेश्चन ये पूछा था, आईडी बाईडी देखिए फिर बताइए। सीपीआई अगर आपको टिकट देने में राज्यसभा, तो आप ज्वाइन करेंगे? सीपीआई की इतनी औकात नहीं कि राज्यसभा की सीट पहुंचा सके। उसके लिए स्टेट में सीटें होनी चाहिए, आपको पता है ये बात। सीपीआई की बंगाल में 0 सीट है, तो कैसे पहुंचाएगी मुझे राज्यसभा, ये बताओ। बेचारे मजबूर हैं, उनकी औकात नहीं भाई वो पहुंचा सके। केरला में है। अच्छा मुझे कंफ्यूजन है, केरला वाली सीपीआई बंगाल वाली एक है कि अलग अलग है? मेरे ख्याल से इनका आपस में कोई खास लेना देना है नहीं, अलग है। ये क्वेश्चन पढ़ते रहना भाई साहब, कभी इसी चक्कर में लगे रहो। 32 बिट इंस्ट्रक्शन है, वन डॉट इंस्ट्रक्शन है, 64 रजिस्टर, सारी कैलकुलेशन इसने दी है। आदित्य बोल रहे हैं 16,383, सुबीर बोल रहे 2⁻14 - 1। ये इसने वही वैल्यू बता दी क्या? अच्छा जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा था, तो उसी टाइप का केस बन गया यार, वैल्यू वाला, isn't it? ओके,
लेट मी गो वन बाय वन, जरा इसको देखिए, ऑब्जर्व करिए। कहता है अ मशीन हैज 32 बिट आर्किटेक्चर, ओके, 1 वर्ड लॉन्ग इंस्ट्रक्शन, इट हैज 64 रजिस्टर, तो रजिस्टर के लिए होगा 6 बिट का खर्चा, ईच ऑफ विच इज 32 बिट लॉन्ग। अच्छा ये बताओ, हर रजिस्टर 32 बिट का है, चलो इसकी बात बाद में करूंगा। इट नीड्स अ सपोर्ट ऑफ 45 इंस्ट्रक्शन, 45 इंस्ट्रक्शन सपोर्ट करने के लिए कितना बिट चाहिएगा, इधर भी 6 बिट ही चाहिएगा। वी हैव एन इमीडिएट ऑपरेंड इन द एडिशन ऑफ 2 रजिस्टर ऑपरेंड्स, ओके, तो मैं लिखना शुरू करता हूं। ऑप कोड पे कितना खर्चा हुआ, 6 बिट का खर्चा तो सिर्फ ऑप कोड पे हो गया। उसके बाद 2 रजिस्टर रेफरेंसेस हैं, कितने रजिस्टर है मेरे पास, 64 है, 6 बिट का खर्चा इधर हो गया। उसके बाद बोल रहा है इमीडिएट ऑपरेंड, तो कितना स्पेस बचा भाई, 6 6 6 18, टोटल था 32, तो 32 में से 18 गया, 14 बिट्स बचा। क्या बात समझ आती है, साधारण कैलकुलेशन थी बहुत। अब assuming that the immediate operand is unsigned integer, okay, signed है कि unsigned है, unsigned है, क्योंकि मैक्सिमम पूछ रहा है ना। अगर साइंड होता तो आंसर होता 2⁴14 -1 इन केस ऑफ साइंड, लेकिन क्योंकि अनसाइंड है तो आंसर होगा सिर्फ 2⁴14 -1। तो 2⁴14 -1 जो आप बता रहे हो, क्या बता रहे थे, क्या आ रहा है, 16,383, बिल्कुल सही आंसर है। बताइए, पॉइंट ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? तो क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व करते चलो, आइडिया देखते चलो। तो कल फाइनली, कल संडे है, कल आपकी कोई क्लास नहीं है, तो कल आपको एक एडवांटेज मिलेगा, तो उसको आप चल रहिए और जो चीजें उन्हें रिपीट करिए। परसों से फिर दोबारा आपकी दोनों क्लास है, तो इसको कंप्लीट करेंगे और फिर जो कंट्रोल यूनिट है उस पर डिस्कशन करेंगे, वहां बहुत मजा आएगा आपको। चलिए सर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।